AKTU के एग्जाम्स के लिए अभी भी यूट्यूब के रैंडम वीडियोस देख रहे हो? मुझे भी वही प्रॉब्लम थी। फिर मैंने डाउनलोड किया यूनिक सीरीज ऐप जो AKTU के सिलेबस के हिसाब से बना है। अब हर सब्जेक्ट एकदम इजी लगता है। यहाँ मिलते हैं जो वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और प्रीवियस ईयर पेपर्स, सब AKTU सिलेबस के अकॉर्डिंग। बेस्ट पार्ट, पहली परचेज पे 20% ऑफ भी है। बस कोड यूज करो, सेव 20। डाउनलोड करो अभी यूनिक सीरीज ऐप, स्मार्ट स्टूडेंट्स की चॉइस। सो हेलो 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 एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं राशि डागर, यहाँ पे मैं आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का पूरा वन शॉट देने वाली हूँ। मतलब एक ही वीडियो में पूरी आपकी एक यूनिट होगी। तो ये हमारी यूनिट 2 है। ऑलरेडी हम लोगों ने यूनिट 1 का वन शॉट कर लिया है। जिस बच्चों ने नहीं देखा है तो पहले तो वीडियो पॉज कीजिए और जाइए यूनिट 1 का एक बार वन शॉट देख लीजिए। तो ये हमारा जो वन शॉट होने वाला है, ये है वन शॉट हमारी यूनिट 2 का। आई होप आप लोगों को यूनिट 1 का बहुत अच्छा लगा होगा, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर स्टिल कोई डाउट है तो फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। तो देखो, यूनिट 2 का भी थोड़ा सा हो सकता है लेंदी हो, बट यहाँ पे सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर्ड होंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट अवर यूनिट 2 वन शॉट। तो बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट देना चाहती हूँ कि हमारे सारे के सारे कोर्सेज पे अभी ऑफ चल रहा है। अब आपको ऑफ कैसे मिलेगा? तो आपको ये जो कूपन दिख रहा है एग्जाम 200, मेक श्योर कि आप इसको नोट डाउन कर लें कि जब भी आप हमारे गूगल पे जाएंगे, यूनिक सीरीज का ऐप डाउनलोड करेंगे, यूनिक सीरीज सिविल मंत्रा का, तो वहाँ पे अगर आपको जो भी कोर्स एनरोल करना है, अगर आपको DBMS का करना है, तो आप उसमें ये जब कूपन अप्लाई करोगे तो आपको वहां पे 200 ऑफ मिलेगा। जी हाँ, 200 ऑफ। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये आपके DBMS के लिए। अगर आप कोई सा भी सब्जेक्ट करोगे, आप अगर एल्गोरिथम्स का सब्जेक्ट करोगे या कोई सा भी सब्जेक्ट, ये सारे के सारे कोर्सेज पर आपका एप्लीकेबल है जो आपकी यूनिक सीरीज ऐप पर दिए गए। तो वेट किस चीज का कर रहे हो भाई? जल्दी से जाओ गूगल पे जाओ, जल्दी से जाके यूनिक सीरीज आप ऐप डाउनलोड कीजिए और जो भी आपका फेवरेट कोर्स है उसमें एनरोल कीजिए। मेक श्योर आप एग्जाम 200 वाला जो कूपन है याद से लगा देना, जब भी आपको 200 ऑफ मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तो चलिए जल्दी से हम चलते हैं अपने यूनिट 2 के वन शॉट की तरफ। यहाँ पे हम जल्दी से सारे टॉपिक्स कवर्ड करेंगे। मेक श्योर करूंगी कि आपको चीजें अच्छे से समझ आए। बट हाँ, अगर आपको इन डिटेल वीडियो चाहिए तो ऑलरेडी वो बन चुकी है, तो आप वो भी चेकआउट कर लीजिएगा। बट यहाँ पे हम सारे के सारे वन शॉट्स में कवर्ड करेंगे टॉपिक। तो देखो, यूनिट 2 का जो टॉपिक है रिलेशनल मॉडल। अब हमने यूनिट 1 में क्या पढ़ा था कि जो भी हम डेटा स्टोर कर रहे थे, हम किस में कर रहे थे? ER मॉडल में। बट हमें पता है जब भी हम DBMS में अपना डेटा स्टोर करेंगे तो वो ER मॉडल में नहीं होता, वो किस में होता है? वो आपका रिलेशनल मॉडल यानी कि इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स होता है। तो अब हमें सीखना पड़ेगा कि ER को आप कैसे कन्वर्ट करोगे रिलेशनल मॉडल में। तो रिलेशनल मॉडल क्या होता है? रिलेशनल मॉडल ऑर्गेनाइज डेटा इनटू टेबल्स। आपका जो रिलेशनल मॉडल होता है उसमें डेटा आपका कैसे स्टोर्ड होता है? इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, यानी कि इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स, राइट। और उसी टेबल्स को हम क्या बोलते हैं? रिलेशंस भी बोलते हैं। ईच टेबल हैज रोज एंड कॉलम्स। हर टेबल आपकी रो एंड कॉलम होती है। रो को हम बोलते हैं टपल्स, कॉलम को हम बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। देखो, टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लेमन लैंग्वेज में बात नहीं कर रहे होते हो कि ये रोज होता है, ये कॉलम है, ये टेबल है। नहीं, वहां पे कैसे बात की जाती है कि ये टपल है, टपल मतलब रोज है, एट्रीब्यूट है तो यानी कि कॉलम है, रिलेशन है तो टेबल है। अब टपल्स रिप्रेजेंट इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स और रियल वर्ल्ड एंटिटीज। एक आपका वहां पे इंडिविजुअल रिकॉर्ड में अगर आपको चेक करना है तो कैसे कर सकते हो? टपल्स। अगर रिप्रेजेंट करनी है प्रॉपर्टी, कैरेक्टरिस्टिक उनकी एंटिटीज की, तो आप कैसे हो चेक करते हो? बाय एट्रीब्यूट्स। एवरी टेबल इज a यूनिक नेम एंड ईच कॉलम has a distinct attribute name। हर टेबल आपका यूनिक नेम होता है, यानी कि ये स्टूडेंट्स की टेबल है तो ये टीचर्स की टेबल है। हर टेबल का यूनिक नेम है और जो भी उसमें कॉलम्स होंगे वो सारे के सारे कॉलम्स कैसे होंगे? डिफरेंट होंगे। It is a record-based model, meaning all the data is stored in a fixed structure with defined fields। यहाँ पे आपका पूरा का पूरा डेटा स्टोर होता है। ये जो मॉडल है, ये मॉडल किसने इंट्रोड्यूस किया था? EF सॉर्ट ने किया था। बट मैं ज्यादा हिस्ट्री में बिलीव नहीं करती बट आप लोगों के लिए यहाँ पे हिस्ट्री मैंने लिख दी है कि हमारा ये मॉडल किसने इंट्रोड्यूस कराया था। और ये हेल्प करते हैं आपकी ER डायग्राम को डेटाबेस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करने को। मैंने कहा था ना कि आपका जो ER डायग्राम होता है, राइट, हमारा वो डेटा किस फॉर्म में स्टोर होता है? आपका डेटा स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ रिलेशनल मॉडल।
तो हमने प्रीवियस यूनिट में देखा था कि भैया ईआर डायग्राम कैसे बनता है, तो अब हमें ईआर डायग्राम को भी तो कन्वर्ट करना पड़ेगा ना रिलेशनल मॉडल में, जब भी हम जाके वो चीज स्टोर कर पाएंगे। तो रिलेशन मॉडल बेस होते हैं बहुत सारे डेटाबेसेस के, चाहे आप MySQL कर लो, Oracle कर लो और SQL सर्वर कर लो, क्योंकि अगर आप कोई भी DBMS सॉफ्टवेयर उठाओगे तो वहां पे डेटा किस फॉर्म में स्टोर होगा, ओनली एंड ओनली रिलेशनल मॉडल की फॉर्म में। In short, it explains how data is stored, organized and managed inside a relational database. ये सिर्फ ये बताता है कि कैसे आपका डेटा मैनेज्ड हो सकता है, कैसे आपका डेटा स्टोर होगा और कैसे आप उसको एक्सेस कर सकते हो। अब देखो, हमें पता चल गया कि रिलेशनल मॉडल क्या होता है, राइट? अब एक बार हम देख लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू क्या है। अब आपके जैसे एक टेबल है जिसका नाम है स्टूडेंट, उसके बहुत सारे एट्रीब्यूट्स है यानी कि कॉलम्स है, रोल नंबर, एम हो गया, क्लास हो गया, और हर एक रो उसके स्टूडेंट की डिटेल स्टोर कर रही है। जैसे ये है, ये हमारी जो टेबल है, ये हमारी टेबल किसकी है, स्टूडेंट की टेबल है। तो हम अब इसको टेबल नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे स्टूडेंट का रिलेशन है। देखो यहाँ लिखा भी है स्टूडेंट का क्या है, रिलेशन है। अब ये जो आपके ये दे रखे हैं सारे क्या है, कॉलम्स है। कॉलम्स मतलब ये क्या, हमारे एट्रीब्यूट्स है, राइट? ये देखो लिखा भी है, सारे क्या है, हमारे एट्रीब्यूट्स है। अब ये जो पर्टिकुलरली एक इंफॉर्मेशन दे रखी है क्या है, रो है। रो को हम क्या बोल रहे हैं, टपल्स बोल रहे हैं। तो एट्रीब्यूट्स टपल्स क्लियर हो गए। अब ये सारी जो होती है नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज, ये भी इंपॉर्टेंट है। डिग्री क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स, और कार्डिनैलिटी क्या है, नंबर ऑफ रोज। ये टर्म्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड ऑलरेडी मैंने यूनिट 1 में ये चीज क्लियर भी करी है। अब ये क्या है, इन्होंने एज बताया, फोन क्या है, ये क्या डोमेन्स है। डोमेन्स मतलब आपकी जो अंदर की डेटा आप स्टोर कर रहे हो वो। अरे मतलब इन शॉर्ट मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आपका जो डेटा है कैसे स्टोर हो रहा है रिलेशनल फॉर्म में। आई होप अब आपको आइडिया लग रहा होगा, इससे देख के तो थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा होगा कि जैसे हम ईआर मॉडल में अलग अलग बनाते थे ना, जैसे ये हमारी एक स्टूडेंट टेबल होगी, उसके एट्रीब्यूट्स है ना, फिर मल्टीपल और एट्रीब्यूट्स जा रहे होते थे, फिर एक रिलेशन बन रहा होता था। अगर मैं उसको टेबल की फॉर्म में दर्शाना चाहूँ तो टेबल की फॉर्म में कैसे दर्शाया जाएगा वो अब आपको समझ आ गया होगा। क्लियर? तो रिलेशनल मॉडल तो क्लियर हो गया क्या होता है। अब देखो कुछ यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है। देखो अगर आपने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया, अगर आपको टर्मिनोलॉजी के बारे में जानकारी नहीं है, यानी कि आपका पूरा पढ़ना वर्थ इट ही नहीं है, वेस्ट है, क्योंकि छोटी छोटी चीजें ही आपकी क्वेरीज में आती हैं। अब जैसे एट्रीब्यूट अब आपको पता चल गया एट्रीब्यूट क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं। बस आपको पता होना चाहिए। देखो ये थ्योरी आप लोग खुद पढ़ सकते हो, ठीक है? ये थ्योरी जस्ट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप किसी के सामने जाओगे, अगर कोई वर्बली पूछेगा तो रटा होना चाहिए मुंह पे कि एट्रीब्यूट मीन्स कॉलम। देखो लिखा भी है, एट्रीब्यूट आर दी प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटिटी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटिटी मतलब आपके वही कॉलम्स हो गए। ईच कॉलम इन अ टेबल रिप्रेजेंट वन एट्रीब्यूट। हर एक जो कॉलम होते हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका एक एट्रीब्यूट रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे स्टूडेंट टेबल में अभी हमने देखा, ये रोल नंबर है, नेम है, सिटी है, फोन, एज, क्या है, सारे के सारे एट्रीब्यूट्स है, कॉलम्स है। रिलेशनल स्कीमा, स्कीमा याद करो, लास्ट जब हमने यूनिट 1 का वन शॉट किया था तो मैंने बताया था कि भैया स्कीमा का नाम कहीं भी आए तो आंख बंद करके बोलोगे डिजाइन। सेव यही है, डिफाइन द स्ट्रक्चर डिजाइन ऑफ अ टेबल। टेबल का स्ट्रक्चर बताएगी, टेबल का डिजाइन बताएगी, कैसे आपकी टेबल में कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीजें होंगी। इट इंक्लूड्स द टेबल नेम एंड लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स इट कंटेन्स। कि टेबल का नाम क्या है, कितने यहाँ पे एट्रीब्यूट्स होंगे, सब। जैसे स्टूडेंट आपका क्या टेबल का नेम है, उसके अंदर कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होंगे, रोल नंबर होगा, नेम होगा, एड्रेस होगा, फोन होगा, एज। ये शो करते हैं कि आपके जो एट्रीब्यूट्स, कौन कौन से एट्रीब्यूट्स आपके स्टूडेंट टेबल में प्रेजेंट है। टपल, अभी बताए टपल क्या होती है, रो होती है। अ टपल इज अ सिंगल रो इन अ टेबल। बहुत सिंगल रो होती है आपकी टेबल में। इट रिप्रेजेंट वन कंप्लीट रिकॉर्ड और एंटिटी विद द डेटा ऑफ ऑल द एट्रीब्यूट्स। अब देखो जैसे ये है, इसने बताया सेकंड रमेश, गुड़गांव, फोन नंबर, एज। तो इसने क्या करा, एक टपल ने सारी की सारी इंफॉर्मेशन दे दी मुझे रमेश की, कि रमेश कौन सी, कहाँ रहता है, रमेश का फोन नंबर क्या है, रमेश का एज क्या, सब इंफॉर्मेशन दे दी। तो एक टपल में पूरा का पूरा डेटा स्टोर होता है, एक कॉलम की जितनी भी चीजें पूछी गई। क्लियर? नेक्स्ट यही है जो आपको मैंने भी बताया टपल वाला। रिलेशन इंस्टेंस, इंस्टेंस मैंने बताया था एट अ पर्टिकुलर टाइम। देखो यहाँ पे थोड़ी चीजें यूनिट 1 की भी कवर्ड हो रही है, ठीक है? एट अ पर्टिकुलर टाइम, कि इस पर्टिकुलर टाइम पे
पे आपके डेटा में क्या स्टोर हुआ है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी बज रहा है 12:40, तो मैंने बोला कि भैया चलो उसी टेबल को हिंट लेके मैं आपको समझाती हूँ कि 12:40 पे मेरी एग्जैक्ट ये टेबल थी, बट 12:42 पे क्या हुई, एक और बढ़ गई एंट्री बढ़ गई कि राशि ही नेम की एक एंट्री है, सिटी का है, चलो सिटी सेम लिख देते हैं दिल्ली, फोन नंबर नल है हमारा, एज क्या है कुछ भी लिख देते हैं, मतलब चलो 18 ही लिख देते हैं, ठीक है। तो एक क्या हुआ 12:40 पे तो ये थी, बट 12:42 पे क्या हो गई, एक और एंट्री बढ़ गई। तो यानी कि इंस्टेंस क्या होता है, पर्टिकुलर टाइम पे मेरे डेटाबेस में क्या एंट्री थी और उस पर्टिकुलर टाइम पे डेटाबेस में क्या एंट्री आ गई। क्यों जरूरी होता है, जिससे कि आप ट्रैक रख पाओ कि कब कब चीजें आपकी चेंज हो रही हैं, ठीक है। लिखा भी इट मीन्स एक्चुअल डेटा स्टोर्ड इन अ टेबल एट अ पर्टिकुलर टाइम। ये इंपॉर्टेंट है कि इस टाइम पे क्या डेटा था, मैंने बताया ना, जैसे 12:40 पे गए थे सिर्फ 4 एंट्रीज थी, बट 12:42 पे क्या होगा 5 एंट्रीज हो गई। दिस डेटा कीप्स चेंजिंग व्हेनेवर रिकॉर्ड्स आर एडेड, डिलीटेड और अपडेटेड। तो एग्जांपल तो मैंने अभी बता ही दिया। डिग्री क्या होती है, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स कॉलम्स इन अ टेबल, मैंने बताया था ये वाली चीज, ये इंपॉर्टेंट होती है। डिग्री क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स, और रोज क्या होती है, नंबर ऑफ रोज हमारी क्या कहलाती है, कार्डिनैलिटी। अगर एक रो होती है तो हम उसको टपल बोलते हैं, और बहुत सारी रोज हो जाएंगी तो उसको हम क्या बोलते हैं, कार्डिनैलिटी। सेम अगर एक कॉलम है तो हम उसको एट्रीब्यूट बोलते हैं, और अगर बहुत सारे कॉलम्स हैं तो उसको क्या बोल देते हैं, डिग्री। नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स आपकी क्या होती है, डिग्री होती है। ये सेम आपका एग्जाम्पल है कि जितनी एंट्रीज होंगी उतनी ही आपकी डिग्री और कार्डिनैलिटी हो जाएगी। कार्डिनैलिटी नंबर ऑफ टपल्स अभी हमने देखा था 4 एंट्रीज थी, तो कार्डिनैलिटी क्या होगी, 4 हो गई। कॉलम आपको पता है, कॉलम शो ऑल द वैल्यूज ऑफ अ पर्टिकुलर एट्रीब्यूट, कॉलम पता है, मुझे इतनी अच्छे से एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है। हाँ, नल वैल्यू मतलब यहाँ पे नल वैल्यू मीन्स द वैल्यू इज अननोन, मिसिंग और नॉट एप्लीकेबल। वैल्यू लिखी नहीं गई है, मिस्ड है, एप्लीकेबल ही नहीं है। जैसे स्टूडेंट का फोन नंबर अवेलेबल ही नहीं है तो हमने क्या लिख दिया, तो उधर नल लिख दिया, तो मतलब वो वैल्यू यहाँ पे गिवन ही नहीं है। क्लियर? तो टर्मिनोलॉजीज तो क्लियर हो गई होंगी, कोई इतनी बड़ी बात नहीं होगी क्योंकि बहुत अच्छे से समझ आ गई और डायग्राम के थ्रू भी मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया। अब टर्मिनोलॉजीज के साथ साथ आपको कीज का भी पता बहुत जरूरी है। कीज तो ये समझ लो, आप कोई भी यूनिट पढ़ो, कीज के बारे में अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तो वर्थ इट नहीं है। अब जैसे प्राइमरी की होती है, प्राइमरी क्या करती है, यूनिकनेस फाइंड आउट करती है। Primary key is an attribute that uniquely identify every row in a table. It cannot have a duplicate or null value. सबसे पहली बात ये यूनिकनेस फाइंड आउट करती है और इसके पे कोई भी नल वैल्यू नहीं होगी, ना ही कोई डुप्लीकेसी होगी। भैया डुप्लीकेसी कैसे हो जाएगी जब यूनिकनेस दे रही है। अगर आप देखोगे जैसे स्टूडेंट टेबल है, मैं इस स्टूडेंट टेबल में ऐसा कौन सा कॉलम बोलूंगी कि प्राइमरी की है जो यूनिकनेस फाइंड आउट कर रही है। देखो नेम हो सकता है किसी का नेम राशि दूसरे का भी एग्जिस्ट करता हो, यूनिकनेस तो नहीं है। सिटी भी सेम हो सकती है, फोन नंबर भी सेम हो सकता है, एज भी चलो मैंने माना सेम हो सकती है, बट एक रोल नंबर ऐसा है जो कभी किसी बच्चे का सेम नहीं होगा। तो क्या मैं बोल सकती कि रोल नंबर मेरी प्राइमरी की है? यस, लिखा हुआ भी क्या है, रोल नंबर मेरी प्राइमरी की, क्योंकि वो यूनिकनेस है, पूरी आपको यूनिकनेस बताएगी, कोई डुप्लीकेसी नहीं होगी और ये कभी नल नहीं हो सकती है। क्लियर? आपको समझ में आ गया प्राइमरी की क्या होती है? आई होप क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। कैंडिडेट की क्या होती है? दीज आर ऑल द पॉसिबल एट्रीब्यूट दैट कैन एक्ट एज अ प्राइमरी की। अ टेबल कैन हैव मैनी कैंडिडेट की बट ओनली वन चूजन एज अ प्राइमरी की। देखो ऐसे नहीं प्राइमरी की एक हो सकती है, अगर मैं बोल सकती हूँ फोन भी आपका, क्योंकि यूनिक होते, किसी के भी सेम नहीं होते, तो ये भी प्राइमरी की हो सकता था, बट प्राइमरी की हमेशा एक ही होती है। हमने किसको चूज करा है? रोल नंबर, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, अब ये हमारी कैंडिडेट की। इन शॉर्ट आपकी कैंडिडेट की क्या होती है, वो भी यूनिकनेस फाइंड आउट करती है, पर जिसमें से जैसे देखो बहुत सारी कैंडिडेट की होती है, बहुत सारी कैंडिडेट की है, बट इसमें से आपने बोल दिया प्राइमरी की है। अब जो बच्ची कुची है, बच्ची कुची को हम क्या बोलते हैं? कैंडिडेट की होती है, क्योंकि कैंडिडेट की भी क्या करती है, आपका यूनिकनेस ही फाइंड आउट करवाती है। क्लियर? देखो जैसे बोथ रोल नंबर एंड ईमेल आपकी यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं, बट आपने बोथ को कैंडिडेट की मान लिया, बट एक को आपने क्या चूज कर लिया? प्राइमरी की, जो मैंने अभी आपको फोन नंबर और रोल नंबर वाला केस बताया। सुपर की क्या होता है? सुपर की इज एन कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई रो। इट कैन इंक्लूड एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट दैट आर नॉट नेसेसरी फॉर यूनिकनेस। अब पता है क्या होता है, ये बाहर वाली होती है सुपर की, अंदर वाली होती है कैंडिडेट की, और सबसे अंदर होती है प्राइमरी की। देखो कैंडिडेट की भी आपका क्या करती है? यूनिकनेस ही फाइंड आउट करवाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है? यूनिकनेस वाले तो होंगे, प्लस इसमें क्या होते हैं? एक्स्ट्रा चीजें भी होती है जो हमें जरूरत नहीं होती, बट वो चीज वहां पे प्रेजेंट होती है।
जैसे रोल नंबर तो आपको यूनिकली आइडेंटिफाई करवा रहा है, सुपर की है, बट रोल नंबर प्लस नेम अगर हम कर देंगे तो वो स्टिल आपकी सुपर की मानी जाएगी। बट हमें तो पता है ना रोल नंबर से काम चल रहा है, रोल नंबर से यूनिकनेस फाइंड आउट हो रही है, बट मैंने क्या किया, रोल नंबर भी बोल दिया और नेम भी बोल दिया कि दोनों मिलके यूनिकनेस फाइंड आउट कराएंगे। तो ये क्या हो गया, ये सुपर की हो गया, हमें नेम की जरूरत नहीं थी, बिकॉज रोल नंबर इज दैट मच इनफ कि वो आपका क्या करवा रहा है, यूनिकली फाइंड आउट करा सकता है, बट उसने नेम भी ऐड कर दिया जो कि काम का नहीं था। तो ये क्या हो गई, ये हो गई आपकी सुपर की, कि उसने एक्स्ट्रा चीजें ऐड कर ली दैट आर नॉट नेसेसरी, जो कि जरूरत नहीं थी। क्लियर? फॉरेन की क्या होती है, फॉरेन की इज एन एट्रीब्यूट इन वन टेबल दैट रेफर्स टू द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल। इट इज यूज्ड टू लिंक टू रिलेटेड टेबल्स टुगेदर। In the course table, roll number can be a foreign key that refers to the roll number in the student table connecting each course record to a student. देखो, जैसे आपके पास एक टेबल ये है, एक टेबल ये है, तो ये तो हमारी क्या है, ये हमारी स्टूडेंट्स की है और ये है हमारी कोर्सेज की। अब इसमें एक कॉलम है उसका रोल नंबर का, और इसमें भी रोल नंबर का कॉलम है, फिर इसमें नेम आ गया, एड्रेस आ गया, और इसमें आगे कोर्स की आईडी और कोर्स का नेम। बट आप देख रहे हो एक कॉलम रोल नंबर इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, तो ये दोनों क्या हो गए, ये हो गए फॉरेन की, मतलब एक टेबल दूसरी टेबल से क्या हो रही है, कनेक्टेड हो रही है। इसमें क्या होता है, फॉरेन की में दो टेबल्स ली जाती है जब वो एक ऐसा कॉलम होता है जो दोनों को कनेक्ट करा रहा होता है, तो इसको क्या बोलते थे, फॉरेन की। Composite key क्या होते हैं, sometimes no single attribute cannot uniquely identify a row. In such cases, we combine two or more columns to make a unique identifier. That's a composite key. कभी कभी क्या होता है कि एक कॉलम से आप यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो, तो हम क्या करते हैं, एक या एक से ज्यादा कॉलम मिला देते हैं जिससे हम क्या कर पाए, जिससे हम यूनिकनेस फाइंड आउट कर पाए। उसी को हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट की। जैसे फर्स्ट नेम से हम कभी कभी यूनिकनेस फाइंड आउट नहीं कर पाते, तो हमने क्या करा, फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम कर दिया और इसको मिला के हम क्या बोल रहे हैं, अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, अब हम फाइंड आउट करेंगे यूनिकनेस। तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं, इसी को हम बोल रहे हैं कंपोजिट की। क्लियर? आई होप कीज भी क्लियर हो गई होगी। बट द नेक्स्ट टॉपिक विच इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिलेशनल मॉडल। रिलेशनल मॉडल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, डेटा जो होते हैं टेबल फॉर्मेट में होते हैं, सारे का सारा डेटा आपका किस में स्टोर होता है, इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, यानी कि हर रो हर कॉलम वहां आपका प्रेजेंट होगा। ठीक है, जैसे अभी हमने स्टूडेंट टेबल का एग्जांपल लिया था, वो क्या है आपका डेटा आपके किस फॉर्मेट में, टेबल में। सेकंड आता है एटॉमिक वैल्यूज। एवरी सेल इन अ टेबल होल्ड्स ओनली वन सिंगल वैल्यू, नॉट लिस्ट और सेट। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। देखो पीछे जाओ, आप देख रहे हो ये क्या, एक सेल ही तो है, ये क्या एक सेल है, आप देख रहे हो एक सेल में एक ही वैल्यू है, क्या किसी में डुप्लीकेट वैल्यूज है, एक से ज्यादा वैल्यूज है, नहीं। तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, इसी को हम बोल देते हैं एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी का मतलब क्या होता है, जैसे आपके पास एक सेल है, इसमें अगर राशि लिखा गया है तो सिर्फ राशि ही लिखा गया हो, ऐसा नहीं एक और बच्चे का नाम लिख दो, नहीं, इसको हम एटॉमिसिटी नहीं बोलते। सिर्फ एक सेल में क्या होनी चाहिए, एक ही वैल्यू, उसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिसिटी। और रिलेशनल टेबल में ये चीज मेंटेन होती है, तो ये क्या है, प्रॉपर्टी है। जैसे फोन कॉलम में सिर्फ एक ही फोन नंबर है, दो फोन नंबर नहीं है, तो ये क्या है, एटॉमिसिटी। यूनिक कीज, आप हर एक टेबल में यूनिक की होगी, हर एक टेबल में प्राइमरी की होती है जो यूनिकली आइडेंटिफाई करवा रही होती है, कोई डुप्लीकेशन नहीं होती, ना ही कोई नल वैल्यू होती है। डिफाइंड एट्रीब्यूट डोमेन्स, एवरी कॉलम हैज अ डिफाइंड डेटा टाइप सच एज इंटीजर, स्ट्रिंग, डेट एटसेट्रा। दिस डिफाइन व्हाट काइंड ऑफ वैल्यूज कैन बी स्टोर्ड इन दैट कॉलम। अब हमारे पास टेबल होती है, हमने बोल दिया कि भैया यहाँ पे रोल नंबर होगा, यहाँ पे नेम होगा, यहाँ पे फोन नंबर होगा, यहाँ एड्रेस। तो हमने बोल दिया जब रोल नंबर है तो रोल नंबर आपके किस फॉर्म में होते हैं, इंटीजर फॉर्म में होते हैं, तो हमें पता चल गया कि इस कॉलम का डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है। मैंने बोला नेम, अब नेम हम किस में लिखते हैं, कैरेक्टर्स में लिखते हैं, तो कैरेक्टर्स का डेटा टाइप क्या होता है, स्ट्रिंग, तो मैंने बोला यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का डेटा स्टोर होगा। मैंने बोला फोन नंबर, फोन नंबर क्या होता है, फिर से इंटीजर है, तो मैंने इंटीजर बोला। तो मतलब हर एक कॉलम अपने साथ क्या एसोसिएट करके चलता है, अपना डेटा टाइप, जिससे वही टाइप का डेटा स्टोर हो पाए जो चाहिए। ऐसे नहीं कोई सा भी मतलब आ रहा है किसी भी तरीके का डेटा स्टोर हो रहा है, नहीं, जिस टाइप का पूछेंगे उसी टाइप का डेटा स्टोर हो। टपल्स रिकॉर्ड्स, ये पता ही है, बहुत बार बता चुकी हूँ कि आपके हर एक टपल रिप्रेजेंट कर रही होती है एक इंसान का रिकॉर्ड। रिलेशनल स्कीमा जस्ट अभी बताया, चीज क्लियर हो गई होगी। Data independence. You can change how data is stored and structured without affecting application that use it. This gives logical and physical data independence, making database more flexible. ये यूनिट 1 में भी बहुत अच्छे से समझाया था। डेटा इंडिपेंडेंस के दो टाइप हमने पढ़े थे, याद हो जिन बच्चों को मुझे कमेंट्स में बताना
कौन कौन से थे? एक तो फिजिकल था और दूसरा क्या था? लॉजिकल। कमेंट्स में मुझे बताना। तो फिजिकल और लॉजिकल टाइप का डेटा होता था। इसमें ये किया गया, अगर आपको याद हो, हमने एक पढ़ा था जिसमें सबसे पहले हमारा फिजिकल आता था, देन हमारा लॉजिकल जिसको हम कंसेप्चुअल भी बोलते थे, और फिर व्यू। तो ये बोला गया था कि अगर हम फिजिकल लेवल पे कोई चेंज कर रहे हैं तो हमारे कंसेप्चुअल और व्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और अगर हम कंसेप्चुअल पे करें तो बाकी के दो पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी कि वो अपने क्या है, एक दूसरे से डेटा इंडिपेंडेंस है, उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा कि कुछ भी चीज चेंज होगी। तो ये क्या बनाती है, मेरे डेटाबेस को बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल बनाती है। तो ये वही वाली चीज है। इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स, कॉन्स्टेंट्स आर जस्ट योर रूल्स एंड रेगुलेशंस। कुछ आपके रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं जो आपको फॉलो करने ही करने पड़ते हैं अगर आपको अपने डेटाबेस को अच्छे से यूज करना है और अच्छे से इम्प्लीमेंट करना है। देखो यहाँ पे कुछ रूल्स लिखे गए हैं टू मेंटेन द एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा। आपका डेटा एक्यूरेट रहे हो, कंसिस्टेंट रहे, तो उसके लिए मैं कुछ रूल्स लिखे गए, जैसे कि डोमेन कॉन्स्टेंट, मतलब वैल्यूज मस्ट मैच द कॉलम डेटा टाइप। मैंने भी बताया ना कि हर एक कॉलम के एक डेटा टाइप होता है एसोसिएट, कि यहाँ पे इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर किया जाएगा, कि कैरेक्टर है तो स्ट्रिंग टाइप का। तो मेक श्योर करो कि उस डोमेन, उस आपके कॉलम में उसी टाइप का डेटा स्टोर हो। जैसे एज है तो एज में क्या है, नंबर स्टोर हो रहा है, यानी कि कौन सा वाला है, यानी कि आपका इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर हो रहा है। तो मेक श्योर करना है कि हमारे में सिर्फ इंटीजर टाइप का ही डेटा स्टोर हो, ऐसा ना हो कि आपके कैरेक्टर स्टोर हो जाए। नेक्स्ट है एंटिटी इंटीग्रिटी। प्राइमरी की कैन नॉट बी नल। मैंने बताया प्राइमरी की कुछ खास बात होती है। सबसे पहली बात, एक तो वो यूनिकनेस होगी, कोई डुप्लीकेसी नहीं होती और कोई नल नहीं हो सकती। तो मेक श्योर करो कि आपकी प्राइमरी वैल्यू कभी भी नल ना हो। हर एक स्टूडेंट के पास अपना रोल नंबर होना ही चाहिए, अगर नहीं है तो भैया उसको एंट्री नहीं दी जाएगी। वही वाला हिसाब किताब है। Referential integrity, a foreign key must match a primary key in another table or be null. Example, course roll number must exist in student roll number. मैंने बताया था, देखो यहाँ पे टेबल बनाई थी, भाई टेबल कहाँ गई यार, हाँ, जैसे हमारे पास एक स्टूडेंट का, आपके पास वो थी टेबल और एक कोर्स की थी, तो मैंने बोला ये रोल नंबर और ये रोल नंबर सेम होंगे। तो मेक श्योर करना कि जो यहाँ पे वही यहाँ पे होने चाहिए आपके। अगर ऐसा नहीं है तो आपका जो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी वाला कांस्टेंट है वो मैच नहीं होगा। क्लियर? ये तो हमने पढ़े थे, बट अब हम थोड़ा इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे कि इंटीग्रिटी कांस्टेंट्स होते क्या है। इंटीग्रिटी कांस्टेंट्स आर रूल्स इन अ डेटाबेस दैट मेक श्योर डेटा स्टोर्ड इज करेक्ट, consistent and reliable. They protect the database from invalid, missing or wrong data and maintain the accuracy of relationship between table. तो इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, आपके कुछ रूल्स होते हैं जो डेटाबेस ने बनाए हैं टू मेक श्योर करने के लिए कि जो डेटा आप एंटर कर रहे हो वो डेटा आपका अपडेटेड रहे, एक्यूरेट हो, करेक्ट हो, रिलायबल रहे, कोई भी चीज मिसिंग ना हो, कोई भी चीज आपकी गलत आपकी स्टोर ना हो जाए, जिससे जब आप उसको रिट्रीव करने जाओ तो आपको दिक्कत हो। तो इसलिए कुछ हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए जिससे कि पूरे वर्ल्ड वाइड में वो चीज मेंटेन हो। अब इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स बनाना क्यों इंपॉर्टेंट है, आखिर रीजन क्या था कि आपने इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स बनाए? They prevent incorrect और incomplete data from entering the database. कोई भी आकर गलत डेटा ना एंटर कर दे या इनकम्प्लीट डेटा एंटर ना कर दे, उस चीज से बचने के लिए। They help maintain data quality and consistency even when data is inserted, updated or deleted. मेंटेन करना डेटा की क्वालिटी और कंसिस्टेंसी, भले किसी ने डेटा अपडेट करा हो या किसी ने डेटा डिलीट भी कर दिया हो तो वो भी चीज मेंटेन करना। They protect relationship between tables like between customer and order. अपने टेबल्स के जो रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करना है कि ऐसा ना हो जो कस्टमर का डेटा तो एग्जैक्ट टूट के ऑर्डर्स में आ जाए या ऑर्डर्स का डेटा एग्जैक्ट टूट के कस्टमर्स में आ जाए, मतलब डेटा मिसमैच ना हो। इंश्योर करना कि डेटाबेस आपका एक्यूरेट, लॉजिकल और मीनिंगफुल रहे। वही है कि अप टू डेट रहना चाहिए, करेक्ट इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है, कि जिस कॉलम में जिस टाइप का डेटा स्टोर होना चाहिए उसी टाइप का है, डुप्लीकेसी ना हो, प्राइमरी की कभी नल ना हो। तो यही सब मिला के आपके कुछ रूल्स बनाए गए हैं जो हमें फॉलो करने हैं। जैसे एग्जांपल, इंश्योर करना हर कस्टमर के पास अपनी ईमेल आईडी होती है बट वो वैलिड हो, काम कर रही हो। मेक श्योर करना एवरी ऑर्डर बिलोंग्स टू कस्टमर दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट इन दी कस्टमर टेबल। जो भी ऑर्डर प्लेस करा है कस्टमर ने वो कस्टमर टेबल में होना ही चाहिए, उसकी डिटेल्स फिल्ड होनी ही चाहिए। देखो अगर हम किसी भी कंपनी में कुछ भी अपनी कंप्लेंट करते तो बोलते हैं लेट मी चेक इन दी अवर सर्वर, या होटल में जाते अपना रूम बुक करने तो बोलते कि हमें अपने डेटाबेस में चेक करने दीजिए एटलीस्ट, क्योंकि अगर कोई भी एक बार आया तो उसकी एंट्री होगी ही होगी। क्लियर? अब टाइप्स क्या होते हैं इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स की वो देखते हैं। देखो इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स के हमने टाइप देखे।
सबसे पहले हमारा डोमेन कांस्टेंट, डोमेन में दो तरीके के आते हैं, एक तो नॉट नल कांस्टेंट और एक चेक कांस्टेंट। फिर हमने देखा की कांस्टेंट, की में दो तरीके के आते हैं, प्राइमरी की और यूनिक की। हमने रेफरेंशियल इंटीग्रिटी देखा, एंटिटी इंटीग्रिटी देखा, एक दो और होते विच इज असर्शन एंड ट्रिगर। बहुत कॉमन से नाम से समझ में आ गया ट्रिगर। हमने बहुत बार सुना है, बहुत लेमन लैंग्वेज में सुना है कि भाई उसको ट्रिगर मत कर, उसको ट्रिगर मत कर। ट्रिगर का मतलब क्या होता है कि किसी चीज को पॉइंट आउट मत करो कि जिससे वो इंसान उगल दे, बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाए, परेशान हो जाए, तो वही ट्रिगर। और असर्शन क्या होते हैं, हमने बहुत बार देखे ही होंगे कि भैया असर्शन रीजनिंग है, असर्शन रीजनिंग है, तो वही वाला है ऑलमोस्ट। तो ये हमारे टाइप्स होते हैं जिसमें से हमने बहुत हद तक क्लियर भी कर लिए, हम और अच्छी सी डिटेलिंग कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि भाई ये वाला क्वेश्चन 5 मार्क्स में मिनिमम आता ही है। ये मत सोचना कि मैं इतना टाइम अगर इस चीज पे इन्वेस्ट कर रही हूँ तो क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कभी मिस्ड आउट नहीं हुआ है, मैंने पिछले वाले पीवाईक्यूज में भी चेक किए जो आप लोगों के थे कि ऐसा ही ऐसा क्वेश्चन आया है। और जब मैंने यूनिट 2 के डिटेल में पढ़ाई करी थी ना, मतलब पढ़ाई इन द सेंस पढ़ाया था आप लोगों को, ठीक है, जब हमने ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो मुझे अच्छे से याद है कि मैंने वो क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस भी करा है। बहुत बार मैंने ये चीज रिपीटेडली बोली कि यार इस टॉपिक को हल्के में मत लेना, मैं मिनिमम कह रही हूँ 5 मार्क्स। ये क्वेश्चन मैक्सिमम 10 मार्क्स में भी जा सकता है। अब वो डिपेंड करते हैं टीचर्स पे कि उस क्वेश्चन को कैसे फ्रेम आउट करें, क्योंकि वो आपसे एग्जाम्पल्स भी पूछ सकते हैं, डायग्राम भी बना सकते हैं। देखो कोई चीज ना याद रहे तो ये डायग्राम तो याद कर ही लेना, ये डायग्राम याद कर लेना। और अगर मैं जितना बता रही हूँ लेमन लैंग्वेज में, अगर आप उसको अच्छे से कन्वर्ट करके लिख भी आओगे तो भी नंबरिंग मिल जाएगी। बट आई प्रेफर ये नहीं बोलना कि भाई दीदी ने बोला था, दीदी बोल रही कि अच्छे से पढ़ लो, बिकॉज दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। दैट्स व्हाई आई एम लाइक मैं इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ उधर। और तो डोमेन कांस्टेंट अभी हमने पढ़ा। डोमेन कांस्टेंट कुछ रूल्स होते हैं डेटाबेस में जो मेक श्योर करते हैं कि वैलिड और एक्सेप्टेबल वैल्यूज ही आपके एंटर्ड हो कॉलम में, मतलब जो कॉलम का डेटा टाइप है वही वाला आपका डेटा इंसर्ट होना चाहिए। दे डिफाइन व्हाट काइंड ऑफ डेटा कॉलम कैन स्टोर इट्स टाइप, फॉर्मेट एंड रेंज ऑफ वैल्यू। वो बताता है कि ये जो कॉलम में किस टाइप का डेटा स्टोर करेगा, क्या उसकी रेंज होगी, मतलब कि मिनिमम 5 होनी चाहिए या मैक्सिमम 10 होनी चाहिए, वो रेंज भी बताता है। पॉइंट्स, एवरी कॉलम इन अ टेबल हैज अ स्पेसिफिक डोमेन लाइक इंटीजर, स्ट्रिंग, डेट, करेंसी। हर एक कॉलम में होता है कि आपकी जो कोई सा भी टेबल होगा उसमें जो भी कॉलम्स होंगे वो अपने आप डेटा बता देता है। अगर नेम है तो स्ट्रिंग होगा, डेट स्टोर करा रहे तो डेट टाइप होगा, अगर नंबर करा रहे तो इंटीजर्स होंगे। The database will reject any value that doesn't fit in that domain. अगर किसी ने चाहा कि उसने नेम में इंटीजर वाला कैरेक्टर घुसा रहा है तो डेटाबेस खुद ही उसको रिजेक्ट कर देगा, वो फिट ही नहीं करेगा, वो इंसर्ट ही नहीं करेगा उस वैल्यू को। क्यों? क्योंकि वो कुछ जो आपने डोमेन कॉन्स्टेंट्स के रूल बनाए थे वो उसको क्या कर रहा है, फॉलो ही नहीं कर रहा है। दिस हेल्प्स कीप द डेटा एक्यूरेट, कंसिस्टेंट एंड मीनिंगफुल। दे आर टाइप ऑफ इंटीग्रिटी कांस्टेंट यूज्ड टू मेंटेन डेटा वैलिडिटी, कि आपका डेटा वैलिड रहे, अप टू डेट रहे। जैसे आपका देखो एक एग्जांपल है स्टूडेंट टेबल, स्टूडेंट आईडी है तो सारी आईडी स्टोर हुई, नेम है तो सारे नेम, सेमेस्टर्स है तो सेमेस्टर्स, और एज है तो एज। अगर मस्ट फॉलो फिक्स फॉर्मेट, अब इसने बता दिया कि भैया स्टूडेंट आईडी में आपका ये वाला फॉर्मेट ही होना चाहिए। अगर किसी ने क्या करा, किसी ने ऐसे ही लिख दिया कि 21C ऐसी 103 डुप्लीकेट लिख दिया तो भी दिक्कत है। अगर किसी ने इस फॉर्मेट में ना लिख के डायरेक्ट 100 ही लिख दिया तो भी दिक्कत है। आपको क्या रखना है, सिर्फ इसी टाइप का फॉर्मेट, आपका इस टाइप का भी फॉर्मेट अलाउड नहीं है कि बीच में आपने गैप्स बना दिए। क्यों? क्योंकि फॉर्मेट आपका सिर्फ इस टाइप का बोला है, यानी कि आपको डेटा कैसे स्टोर करवाना है, लाइक दिस। अगर मैं इसमें अब डेटा ये वाले स्टोर करूंगी तो ये क्या करेगा, वैलिड हो जाएगा। समझ में आ रही है? नेम, आपके अल्फाबेटिकल कैरेक्टर से कोई नंबर्स और सिंबल्स नहीं आने चाहिए। अगर मैं ऐसे लिख दूं 210, भैया रिजेक्ट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे नाम लिखूंगी बाकायदा कि राशि, तो यहाँ पे वैलिड हो गई। सेमेस्टर्स है, अगर 5, 6, 7 लिखोगे तो वैलिड। अगर मैं लिख दूंगी, जैसे उसने रेंज बता दी कि आपके सिर्फ 10 तक ही हो सकता है, अगर मैं लिख दूंगी 20, रिजेक्ट। अगर मैं 9th लिखूंगी तो भी ओके है, ठीक है, क्योंकि ऑफकोर्स इतने सेमेस्टर से होते रहिए ना भाई, मुश्किल से मुश्किल 8 सेमेस्टर होते हैं अपने इंजीनियरिंग में, तो भैया 9 भी क्यों, 8 इज वैलिड, ओके। अब सेम गोज फॉर एज, अगर एज आपकी बताएगी इसके बीच में तो लिखोगे तो ठीक है। अगर किसी ने नेगेटिव एज लिख दी कि भैया -18 तो वैलिड ही नहीं होती ना, तो गलत हो जाएंगे। डोमेन कांस्टेंट समझ में आ गए होंगे, मतलब जो कॉलम में जिस टाइप का डेटा पूछा गया है उसी टाइप का आपको डेटा फिल करना है, जो फॉर्मेट है, जो रेंज है, उसी के अकॉर्डिंग करना है। क्लियर? अभी हमने टाइप्स भी देखे थे डोमेन कांस्टेंट के, वो डिस्कस कर लेते हैं।
डोमेन कॉन्सेप्ट डिफाइन व्हाट काइंड ऑफ डेटा कैन बी एंटर्ड इनटू अ कॉलम एंड इंश्योर दैट ओनली वैलिड एंड मीनिंगफुल डेटा आपका स्टोर होना चाहिए, हमें पता है. नॉट नल, ensure that a column cannot have empty or null values used when a value is mandatory for the record to make sense. मेक श्योर करना कि कोई सा भी कॉलम ऐसा ना हो जिसमें डुप्लीकेट वैल्यू आप एंटर कर रहे हो या खाली छोड़ दिए नल वैल्यू. नहीं, कभी नहीं करना. जैसे सेमेस्टर फील्ड है, उसकी वैल्यू खुद की होगी. अगर आप उसमें नॉट नल कांस्टेंट लगा रहे हो तो नल आपका कांस्टेंट एक्सेप्टेबल ही नहीं होगा. क्योंकि कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू होगी. नॉट नल वाली चीज आप यहाँ पे वैलिड नहीं करोगे. Check constant allows you to set specific rules or conditions that must satisfy, helps in ensuring that the entered value fall within a valid range of pattern. Age must be between 18 and 13. The check constant makes sure only values within the range are accepted. Okay. तो चेक कॉन्स्टेंट क्या बोलता है कि जो मैंने आपको रेंज दी है उसी रेंज के अंदर आपको डेटा फिल करना है. अगर आप उसके बाहर फिल करोगे तो दिक्कत हो जाएगी. मैं चेक कांस्टेंट अप्लाई करूंगा. मैं चेक करूंगा कि आपने जो डेटा फिल्ड किया है क्या वो रेंज के अकॉर्डिंग है, क्या वो फॉर्मेट के अकॉर्डिंग है या नहीं, वो वाली चीज. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझो, जैसे यहाँ पे लास्ट रो ने नल दे दिया, यहाँ पे नल वाला अलाउड ही नहीं था, तो ये वॉयलेट हो जाएगी टेबल. ये टेबल गलत हो जाएगी. क्लियर. डोमेन कांस्टेंट आपकी क्यों इंपॉर्टेंट है पता चल गया होगा, क्योंकि आपको वैलिड और कंप्लीट डेटा देना है, इनवैलिड और इनकम्प्लीट डेटा नहीं देना. आपको इंश्योर करना है कि जो डेटा आप डाल रहे हो वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ही डेटा फिट करो. डेटाबेस आपका एक्यूरेट, कंसिस्टेंट और ट्रस्टवर्दी होना चाहिए. आपको ह्यूमन के जो एरर के जो चांसेस है वो आप कम कर दो. देखो वही ना, रिपीटेड चीजें होती जा रही तो क्लियर होता जा रहा होगा. अब आता है एंटिटी इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स. एंटिटी इंटीग्रिटी इंश्योर दैट एवरी रो और द रिकॉर्ड इन अ टेबल कैन बी यूनिकली आइडेंटिफाई हो जाए. और इस चीज के लिए हम क्या करते हैं, प्राइमरी की होती है हर टेबल में, जो मेक श्योर करती है कि मैं आपको यूनिकनेस फाइंड आउट करके दूं. बट प्राइमरी की कभी भी आपकी नॉट नल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगी. हमेशा कोई भी आपकी नल वैल्यू हो ही नहीं सकती प्राइमरी की. इफ अ प्राइमरी की इज अ नल वैल्यू, अगर प्राइमरी की नल वैल्यू है तो हम एबिलिटी लूज कर देंगे यूनिकली आइडेंटिफाई की. क्योंकि भैया मैंने आपको स्टार्टिंग में पता है प्राइमरी की कुछ आपके डिमांड्स हैं. वो बोलती है कि मैं आपको यूनिकनेस तो फाइंड आउट करके दे दूंगी, कोई दिक्कत नहीं, बट मैं नो डुप्लीकेसी वाला फैक्टर रखती हूँ. कोई डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए, राइट. और क्या नहीं होना चाहिए कि आपके नल वैल्यूज भी वहां पे नहीं होनी चाहिए. नल वैल्यूज भी प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए. किसकी डिमांड से, प्राइमरी की. अगर ऐसा सब कुछ हुआ तो ये जो यूनिकनेस वाला फैक्टर है मैं खो दूंगी. क्लियर. कुछ फीचर्स होते हैं, देखो यूनिकनेस, प्राइमरी की आपको यूनिकनेस दे देगी. नॉट नल, प्राइमरी की आपकी नल वैल्यूज एक्सेप्ट नहीं करती. वाइटेबल फॉर टेबल स्ट्रक्चर. दिस रूल एंश्योर दैट एवरी रिकॉर्ड इज ट्रेसेबल एंड डिस्टिंक्ट, कीपिंग डेटा ऑर्गेनाइज्ड, रिलायबल एंड अनएम्बिगुअस. जो आप डेटा फाइंड आउट करा रहे हो प्रॉपर अप टू डेट हो, ठीक है. ऐसा ना हो आपने कॉपी करके डेटा दे दिया लाइक दिस. अब इसमें क्या है देख रहे हो आप, स्टूडेंट आईडी में एक नल वैल्यू है, तो जो उसने एंटिटी इंटीग्रिटी वाला जो कांस्टेंट था, विच इज एंटिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी की वाला, उसने क्या कर दिया, ये वॉयलेट कर दिया. क्योंकि प्राइमरी की ने साफ बोला था मैं नल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करूंगी, तो ये टेबल क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी. यहाँ पे लिखा भी लास्ट फॉर वॉयलेट कर दिया, क्योंकि प्राइमरी की कभी भी आपकी यूनिकनेस जब भी फाइंड आउट करेगी जब नॉन नल वैल्यू होगी, मतलब नल वैल्यू गिवन नहीं होगी. बट उसने वो वाली चीज यहाँ पे कर दी है, तो यहाँ पे उसको क्या कर दिया जाएगा, वॉयलेट कर दिया जाएगा. क्लियर. अब हमारे आते हैं की कॉन्स्टेंट्स इन डीबीएमएस. हमने देखा था की कॉन्स्टेंट्स में क्या होता है जब हमने फॉरेन की वाला कॉन्सेप्ट देखा था. Key constants are rules applied to one or more columns of a table to ensure that each row can be uniquely identified. They play a crucial role in maintaining accuracy, consistency and reliability of data. तो की कॉन्स्टेंट्स हमारे कब अप्लाई होती है, जब हमारी टेबल होती है उसमें एक से ज्यादा कॉलम्स में, जब हमारी टू मेक श्योर करना है कि हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं. याद है कंपोजिट की, जब एक से काम नहीं बनते कॉलम से, तो हम क्या करते हैं एक से ज्यादा कॉलम ले लेते हैं जिससे हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए. सेम थिंग अप्लाइज टू द की कॉन्स्टेंट. उसमें भी क्या होता है, आप की कॉन्स्टेंट रूल अप्लाई करते हो एक से ज्यादा कॉलम में टेबल के, जब आपको इंश्योर करना हो कि आपका रो यूनिकली आइडेंटिफाई हो पा रहा है. अब की कॉन्स्टेंट्स क्यों जरूरी है, देखो वही डुप्लीकेट डेटा रिकॉर्ड हटाने के लिए. दे इंश्योर दैट नो टू रोज हैव द सेम वैल्यू इन द सेम कॉलम. आपके पास कोई भी जो दो रो हैं उनके पे सेम डेटा स्टोर नहीं होना चाहिए. इस चीज के लिए मेंटेन करना टेबल के रिलेशनशिप्स को मेंटेन करना, जो आपने दो टेबल के बीच में लिंक बनाए यूजिंग फॉरेन की, वो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी सही हो.
इन्फोर्स करना है डेटा इंटीग्रिटी को, कोई भी वही लॉट फिर के वही चीजें आती कि इनवैलिड डेटा स्टोर नहीं होना चाहिए, ना ही डुप्लीकेट ना ही मिसिंग डेटा। एग्जाम्पल से समझो, जैसे आपके पास ये आपकी स्टूडेंट आईडी, नेम है, सेमेस्टर है, एज है, अगर आप देखोगे तो ये चीज रिपीट हो रही है, यहाँ पे जो वैल्यू है 2 बार रिपीट हो रही है, तो ये क्या वायलेट करी, की कॉन्स्टेंट्स, क्योंकि साफ लिखा हुआ है जो यूनिकली आइडेंटिफाई करती है वो आपकी कभी रिपीट नहीं हो सकती है, तो इस चीज को हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट हो जाएगी। क्लियर? प्राइमरी की कांस्टेंट क्या होता है, नाम से समझ में आ रहा है। प्राइमरी की कांस्टेंट इंश्योर करता है कि जो वैल्यू है प्राइमरी की के कॉलम में वो यूनिक होनी चाहिए। इन सिंपल टर्म्स जो दो रोज है उनकी सेम प्राइमरी की नहीं होनी चाहिए, जैसे कि इस वाले कॉन्सेप्ट में है, ऐसा नहीं हो, कोई भी नल वैल्यू वहां पे नहीं होनी चाहिए। और मेक श्योर करो कि जो भी आपने टेबल जो भी स्कीमा है उसमें प्राइमरी की तो हो ही हो। फीचर क्या है, यूनिकनेस होती है, हर टेबल की हर एक यूनिक प्राइमरी की होगी, कोई वैल्यू नल नहीं हो सकती प्राइमरी की में। और मेक श्योर करना है कि जो भी आप टीबीएमएस के टाइम पे इंसर्ट करो, अपडेट करो, तो वो डुप्लीकेट इंसर्ट ना हो जाए। जैसे एग्जाम्पल आईडी में देखो, ये देखो फिर से दो वैल्यू सेम हो रही है, तो ये क्या होगा, इसने प्राइमरी की के वाले कॉन्सेप्ट को वॉयलेट कर दिया। ठीक है, तो आई होप समझ आ रही होंगी। देखो ये थ्योरी वही है, आप खुद पढ़ लेना, मैं आपको सिर्फ मेन कॉन्सेप्ट पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ, एंड आई थिंक वो क्लियर भी हो गया होगा, क्योंकि यहाँ पे वही चीज लिखी हुई है जो मैंने चीज आपको समझाई है। नेक्स्ट आता है यूनिक की कांस्टेंट। यूनिक की कांस्टेंट इंश्योर दैट ऑल द वैल्यूज इन अ पर्टिकुलर कॉलम और द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम, एक कॉलम में नहीं, अगर कॉम्बिनेशन भी है उस कॉलम में तो कोई दो रो जो है आपकी सेम नहीं होनी चाहिए। जैसे कि प्राइमरी की में था unique key allow one value meaning that while all non null entry must be unique, a single null is still valid। देखो एग्जाम्पल से समझो कि जैसे क्या हो रहा था कि जैसे एग्जाम्पल है 1 2 3 ईमेल और नेम, हमें एम्प्लॉय आईडी क्या हो रही है, ये हमें यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही है। ईमेल कॉलम जो है डिफाइंड हुआ है हमारी यूनिक की से, क्योंकि यहाँ पे नल वैल्यू आ रही है। बोथ अनिकेत एंड यशवंत आर यूनिक, एक मिनट, सो दे आर वैलिड, द नल इन द सेकेंडरी सेल बिकॉज वन नल इज परमिटेड। ओके, अब इसमें ना एक बार को डिफरेंस पूछा जा सकता है। डिफरेंस क्या है, प्राइमरी की कांस्टेंट में क्या हो रहा है, वो ये बोल रही है पहली चीज मुझे यूनिकनेस फाइंड आउट चाहिए, मैंने बोला मिलेगी। दूसरी चीज नो डुप्लीकेसी, मैंने बोला मिलेगी, कोई डुप्लीकेसी नहीं दूंगी मैं। उसने तीसरी चीज बोला कि नॉट नल वाली चीज भी होनी चाहिए, यानी कि कोई भी वैल्यू नल नहीं होनी चाहिए। बट यहाँ पे क्या हुआ, डुप्लीकेट चीजें आ गई तो उसने रिजेक्ट मार दिया। यूनिक ये क्या बोलता है, देखो मुझे यूनिकनेस भी चाहिए, मुझे यूनिकनेस तो चाहिए ही चाहिए, मुझे नो डुप्लीकेसी भी चाहिए, पर मैं क्या बोल रहा हूं, मैं एक नल वैल्यू अलाउ कर सकता हूं, एक नल वैल्यू। जैसे यहाँ पे अगर किसी ने लिख दिया नल तो मैं इसको अलाउ कर दूंगा, बट अगर यहाँ पे भी किसी ने नल लिख दिया होगा तो अलाउ नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ यूनिक की कांस्टेंट क्या बोलता है, आई एम अलाउइंग वन नल वैल्यू। ठीक है, तो यही डिफरेंस है प्राइमरी और आपकी यूनिक में। देखो यहाँ लिखा भी है सिंगल नल इज स्टिल वैलिड। आपकी यूनिक की में सिंगल नल तो वैलिड होता है, प्राइमरी की में तो कोई भी नहीं होता, बट यूनिक क्या बोल रहा है, मैं एक नल अलाउ कर रहा हूँ। यहाँ लिखा भी है फीचर्स में, देखो उसको यूनिकनेस भी चाहिए, उसने बोला वन नल वैल्यू में एग्जिस्ट करा सकता हूँ, मैं डुप्लीकेट एंट्रीज नहीं चाहता हूँ, अ टेबल कैन हैव मैं मोर देन वन यूनिक की, और एक से ज्यादा भी हो सकती है। प्राइमरी की क्या बोलती है, सिर्फ एक प्राइमरी की होगी, बट यूनिक की बोल रही है मैं एक से ज्यादा भी हो सकती है, क्योंकि देखो ईमेल आईडी और ईमेल दोनों ही आपकी यूनिकनेस फाइंड आउट कर रहे हैं, राइट। और इसमें क्या आप एक से ज्यादा करो, और इसमें देखो एक नल वैल्यू भी आ गई, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यूनिक की नल वैल्यू अलाउड करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले मुझे अच्छे से बताओ समझ में आया कि नहीं आया। देखो प्राइमरी की क्या बोल रहा है, अगर हम थोड़ा डिफरेंशिएट करें, प्राइमरी की क्या बोल रहा है, मुझे डुप्लीकेसी नहीं चाहिए, ना ही मुझे नल वैल्यूज चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ यूनिक चाहिए। यूनिक की क्या बोल रहे हैं, मैं एक से ज्यादा यूनिक कीज भी अलाउड करूंगा, मैं एक नल वैल्यू भी अलाउ कर दूंगा, बट मुझे भी यूनिकनेस चाहिए और कोई डुप्लीकेट्स नहीं चाहिए। क्लियर? देखो चीजें अगर जहां भी कंफ्यूजिंग लगे तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट पे बढ़ते हैं, विच इज रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट, कि हमारा रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट क्या होता है। एक मिनट, पेन या a referential integrity constant ensure that the relationship between the two related tables remain valid and consist. It is stated that foreign key in one table must either match an existing primary key in another table or be null. This rule maintains the logical link between related records, ensuring that every reference in the child table points to a valid record. दो टेबल है,
फॉरेन की वाला कॉन्सेप्ट पता है? तो उसने यही बोला है कि जो प्राइमरी की है और दूसरी की प्राइमरी की एटलीस्ट मैच होनी चाहिए, और या क्या हो, या मैच हो या नल हो। इसी को हम बोलते हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट। क्यों जरूरी है? डेटा कंसिस्टेंट रहता है आपका, प्रिवेंट करता है ऑर्फन रिकॉर्ड्स से, स्टॉप रिकॉर्ड्स इन दी चाइल्ड टेबल फ्रॉम रेफरिंग नॉन एग्जिस्टिंग रोज इन दी प्रेजेंट टेबल, मेंटेन करते हैं ओवरऑल लॉजिक। अब देखो दो टेबल है हमारे पास, एक स्टूडेंट टेबल है, ब्लॉक टेबल है, बट आप देख रहे हो ब्लॉक नंबर और ब्लॉक नंबर यहाँ पे क्या है, रिपीट हो रहा है। इन द स्टूडेंट टेबल मुकेश हैज अ ब्लॉक नंबर 22, but in the block table there is also a block number 22. This means Mukesh record points to a non-existing block violating referential integrity. देखो इसमें 20 वाला दे रखा है, इसमें 21 वाला है, बट 25 वाला है। इसमें क्या है, 22 का जो मुकेश का दे रखा है, यहाँ पे 22 की एंट्री नहीं है, यानी कि क्या वॉयलेट कर रहा है, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी वाला वॉयलेट कर रहा है, क्योंकि उसने बोला था आपकी जो दो कॉलम्स हैं उसकी सारी वैल्यूज दूसरी टेबल में भी होनी चाहिए, बट 22 की तो वैल्यू है ही नहीं, भले ही दूसरी वाली सारे में ना हो पहले में, बट पहले की वाली सारे में होनी ही चाहिए, बट 22 तो है ही नहीं। तो ये क्या कर रहा है, रेफरेंशियल जो इंटीग्रिटी वॉयलेट कर रहा है रूल को, जो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट वाला रूल था उसको क्या कर रहा है, ये वॉयलेट कर रहा है, क्योंकि उसने बोला था कि अगर आपकी एक टेबल है उसकी सारी की सारी वैल्यूज होनी चाहिए, बट 22 वाली वैल्यू कहाँ है कहीं, तो ये क्या हो गया, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट वाला रूल इसने क्या कर दिया, वॉयलेट कर दिया। क्लियर? और यस, अब हमारा आता है असर्शन ट्रिगर, जो थोड़ा नए से लग सकते हैं, बट असर्शन क्या है, हम असर्शन को दूसरा नाम बोलते हैं ग्लोबल इंटीग्रिटी कांस्टेंट भी। असर्शन इज अ ग्लोबल इंटीग्रिटी कांस्टेंट, अ कंडीशन, एक कंडीशन है, ये रूल है जो इंश्योर करता है सर्टेन बिजनेस लॉजिक और रिलेशनशिप रिमेन टू अक्रॉस द एंटायर डेटाबेस, नॉट जस्ट विद इन अ सिंगल टेबल और कॉलम। ये रूल क्या बोलता है कि जो भी आपके कुछ बिजनेस की लॉजिक या रिलेशनशिप है वो हमेशा ट्रू रहे, सिर्फ और सिर्फ ऐसे नहीं पूरे के एंटायर डेटाबेस में रहनी चाहिए, सिर्फ एक ही टेबल में हो या दो टेबल में, नहीं, पूरे के पूरे डेटाबेस में। उसने ये बोला कि असर्शन ये बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि एक टेबल में ट्रू बोल दिया, दो टेबल में ट्रू बोल दिया, नहीं, पूरे के पूरे जो भी रिलेशनशिप और लॉजिक बिजनेस की चीजें हैं वो हमेशा क्या होनी चाहिए, ट्रू ही होनी चाहिए। Assertion at the DBMS automatically check logical condition involving multiple tables remain data validate high across a level. Global scope assertion can apply to multiple tables or the entire database. Assertion आपकी बहुत सारी टेबल में अप्लाई हो सकते हैं, पूरे डेटाबेस में हो सकता है। They enforce complex rules, ये बहुत सारे कॉम्प्लेक्स रूल्स लगाते हैं, जैसे फाइनेंशियल रिलेशन कंसिस्टेंसी के लिए DBMS जो होता है ऑटोमेटिकली चेक कर लेता है असर्शन जब भी डेटा अपडेट होता है। सिंस असर्शन से चेक फ्रीक्वेंटली, तो कोई भी स्लो डाउन परफॉर्मेंस हो सकती है आपकी। असर्शन क्या बोलते हैं कि जो भी कंडीशनल जो रूल है, चाहे बिजनेस से रिलेटेड हो चाहे फाइनेंस से रिलेटेड हो, मैं वो रूल ऐसे नहीं सिर्फ कुछ ही टेबल्स पे लगाऊंगा, मैं वो रूल पूरे डेटाबेस पे लगाऊंगा, ठीक है। और असर्शन क्या है, बहुत सारे डेटाबेस पे आपके पूरे पूरे डेटाबेस पे लग सकता है, ठीक है, और ऐसे नहीं कुछ ही टेबल्स पे लगेगा, तो ये ग्लोबली एग्जिस्ट करता है, तो इसलिए हमने इसका नाम क्या रखा, ग्लोबल इंटीग्रिटी कांस्टेंट। अब यहाँ पे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स रूल्स होते हैं। अब जो डीबीएमएस अपने आप असर्शन को बार बार चेक करता रहता है कि जब भी डेटा अपडेट होता है या एक्सेस किया जाता है, अब ये बार बार चेक हो रहा होता है, तो इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी कम पड़ जाती है, थोड़ी सी स्लो डाउन हो जाती है। क्लियर? सिंटेक्स देखो एक बार इसका, क्रिएट असर्शन, असर्शन का नेम, फिर कंडीशन चेक करने को बोलिए, ठीक है। सिंटेक्स आप एक बार को याद रख सकते हो कि क्रिएट कैसे करते हैं हम असर्शन, असर्शन का नेम आगे देना है और जो कंडीशन है वो चेक करवानी है। ट्रिगर, मैंने बताया था ट्रिगर क्या होता है, जब किसी को हम पॉइंट आउट कर रहे होते हैं बार बार, ये वही वाला ट्रिगर है। A trigger is a special type of stored procedure in SQL that is automatically executed by the database whenever specific event such as insert, update or delete happens in a table. ट्रिगर एक ऐसे स्पेशल टाइप का प्रोसीजर है जो एसक्यूएल में ऑटोमेटिकली स्टोर्ड होता है और अपने आप ही अपडेट हो, अपने आप ही एग्जीक्यूट हो जाता है जब भी कोई इंसर्ट फंक्शन होता है या अपडेट या डिलीट, या तो कोई भी इंसर्ट फंक्शन होगा, या तो कोई फंक्शन अपडेट होगा, या तो कोई फंक्शन डिलीट होगा, इनमें से कुछ भी काम होगा, अपने आप ऑटोमेटिकली ट्रिगर फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा। अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोले तो ट्रिगर क्या आपका डेटाबेस का अलार्म सिस्टम है जो अपने आप एक्टिवेट हो जाता है जब भी कुछ सर्टेन चेंजेस होते हैं, जैसे कि कुछ भी इंसर्ट हुआ, कुछ भी अपडेट हुआ, कुछ भी डिलीट हो, कुछ भी हुआ, तो वो अपने आप क्या होगा, ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो गया। पर्पस क्या होता है, एनफोर्स करना कॉम्प्लेक्स बिजनेस दैट कैन नॉट बी हैंडल्ड बाय नॉर्मल कॉन्स्ट्रेंट्स,
automatically maintain related data, ensure data accuracy and consistency across multiple table, log or edit changes made to the database. इसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्स रूल्स बनाए जाते हैं जो नॉर्मल रूल्स नहीं लागू किए जा सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है, कुछ भी अपडेट वगैरह हो रहा है तो तुरंत एक टेबल में हुआ तो दूसरी टेबल में भी हो जाएगा, ठीक है। आपके जितने लोगों ने लॉग इन किया, जितने लोगों ने लॉग आउट किया, वो भी आपके डेटाबेस में स्टोर होता है। फीचर्स क्या है, अपने आप ही एग्जीक्यूट हो जाता है, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती है, अपने आप ही रन होगा इवेंट से पहले भी बाद में, जिससे कि वो डिटेल रख पाए। एक्सेस कर सकते हो ओल्ड और नए व्यूज पे भी, आप वैल्यूज पे भी। ऑटोमेशन कंसिस्टेंसी में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, बट बहुत ज्यादा ट्रिगर लगेंगे तो ऑफकोर्स स्लो हो जाएगा परफॉर्मेंस। इन शॉर्ट अगर हम बोले ना, कोई भी चीज बहुत ज्यादा होगी तो परफॉर्मेंस स्लो हो जाता है। हमें से बुलाने नहीं पड़ता, खुद आ जाता है। खुद पहले रन होगा बाद में भी होगा, जिससे कि वो डिटेलिंग रख पाए। क्लियर। तो यहाँ पे खत्म होता है हमारे इंटीग्रिटी कांस्टेंट। चीज समझ लो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई। ये वाला टॉपिक है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर। अब बढ़ते रिलेशनल अलजेब्रा। अभी तक हमने देखा था कि रिलेशनल टेबल क्या होती है, रिलेशनल अलजेब्रा भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। Relational algebra is a mathematical system which is used to retrieve and manipulate data stored in a relational database. It provides a set of operations like selection, projection, union, join that tell the database how to get the required data from tables. It is a theoretical foundation of SQL, means the queries we write in SQL are practically based on this. थ्योरी पढ़ दी मैंने, चलो समझाती हूँ। रिलेशनल अलजेब्रा क्या, आपकी कुछ मैथमेटिकल चीजें होती हैं जो कि यूज होती हैं आप अपने डेटा को डेटाबेस में से रिट्रीव करा पाओ। अब जब एसक्यूएल में जो चीजें लिख रहे होते हैं उसका फाउंडेशन यहीं से हो रहा होता है। हम यहाँ पे पढ़ रहे होते हैं सिलेक्शन क्या होता है, प्रोजेक्शन क्या है, यूनियन क्या है, कुछ प्रोवाइड सेट ऑफ ऑपरेशंस जो हमें कंपलसरी होते ही होते पता होने चाहिए कि अगर हमें कोई भी डेटा पर्टिकुलर टेबल में से निकलवाना है तो इसी के थ्रू हम डेटा निकलवाएंगे। किसके थ्रू, सिलेक्शन, प्रोजेक्शन, यूनियन, जॉइंस, इंटरसेक्शन, कार्टेशियन प्रोडक्ट, इन्हीं के थ्रू आपका डेटा टेबल्स में से निकलता है। तो ये जो सब चीजें हम पढ़े होते हैं किसके अंदर आती है, रिलेशनल अलजेब्रा। तो रिलेशनल अलजेब्रा क्या है, कुछ हमारी मैथमेटिकल सिस्टम है, कुछ हमारी मैथमेटिकल चीजें जो कि हम यूज करते हैं डेटा को रिट्रीव कराने के लिए और डेटा को इंसर्ट करवाने के लिए भी। क्लियर। क्यों जरूरी है, हम जिससे एसक्यूएल क्वेरीज को समझ पाए कैसे काम करती है, क्योंकि एसक्यूएल क्वेरीज की फाउंडेशन ही इन चीजों पे होती है। इंप्रूव करना क्वेरी का परफॉर्मेंस एंड लॉजिक बिल्डिंग, मेक इट इजी टू कंबाइन मल्टीपल क्वेरीज। बहुत सारी क्वेरीज इनको मल्टीपल क्वेरीज लगा सकते हो एक एक करके। यूजिंग क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन बाय डेटाबेस सिस्टम। कॉन्सेप्ट्स क्या है, देखो अब ये वही है। रिलेशन आपको पता है टेबल होती है, टपल आपको पता है, एट्रीब्यूट पता है, डोमेन पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बेसिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं हम एक बार थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं, डिटेल में पढ़ेंगे और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ लो 10 मार्कर्स और 5 मार्कर्स में आना ही आना है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ये जो यूनिट है ना, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी इंटीग्रिटी कांस्टेंट और रिलेशनल अलजेब्रा है, बहुत ज्यादा। और कैलकुलस भी आता है, कैलकुलस भी पढ़ेंगे, 2 टाइप्स होते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। बट यही 3 मेन चीज आपकी इंपॉर्टेंट है इस पूरी की पूरी यूनिट में, कि भैया पहले तो हमारा इंटीग्रिटी कांस्टेंट क्या होते हैं, ठीक है, इंटीग्रिटी कांस्टेंट आप, फिर रिलेशनल अलजेब्रा, रिलेशनल अलजेब्रा क्या होता है, फिर हमारा रिलेशनल कैलकुलस। ये 3 चीजें ना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है इस पूरे यूनिट में, पता ही होनी चाहिए। रिलेशनल अलजेब्रा कुछ हमारे टूल्स देते हैं परफॉर्म करने के लिए एक्शंस डेटा पे, टेबल्स के अंदर जो हमारा टेबल होता है उसके अंदर जो डेटा होता है, अगर हमें उस पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है, जैसे कि हमारा टेबल है, इसके अंदर हमारा डेटा स्टोर्ड है, इस डेटा पे अगर हमें कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, कुछ भी डेटा निकलवाना है, अपडेट करवाना है, तो उसके लिए हमारे पास कुछ सेट ऑफ ऑपरेटर्स होते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं, वही आपके होते हैं, सिलेक्शन हो गया, प्रोजेक्शन हो गया, यूनियन हो गया, इंटरसेक्शन हो गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया, ये सब क्या है, ऑपरेटर्स हैं वही वाले। जैसे सिलेक्शन, सिलेक्शन का सिंबल ये होता है विच इज यूज्ड टू चूज स्पेसिफिक रोज बेस्ड ऑन कंडीशन। तो ये क्या करता है, कुछ रोज को चूज करता है किसी कंडीशन पे। प्रोजेक्शन क्या करता है, कुछ कॉलम्स को चूज करता है। यूनियन क्या करता है, कंबाइन कर देता है 2 टेबल्स को, डुप्लीकेट्स को हटा देता है। सेट डिफरेंस क्या करता है, शो करता है कि एक टेबल में क्या चीजें थी जो दूसरे में नहीं थी। कार्टेशियन प्रोडक्ट दोनों टेबल को मल्टीप्लाई कर देता है और जो कॉमन चीज आती है वो दिखा देता है। रीनेम, अगर आपको किसी भी चीज का कॉलम का नेम चेंज करवाना है तो हम रीनेम का यूज करते हैं। जस्ट मैंने एक छोटे से इंट्रोडक्शन दे दिया, बट अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं सिलेक्शन। सिलेक्शन का सिंबल ध्यान रख लो, दिस पाई।
सिलेक्शन आपका कहाँ यूज होता है? जब आपको कुछ स्पेसिफिक रोज चूज करनी होती है किसी कंडीशन पे। हमेशा याद रखो सिलेक्शन किस पे काम करता है? ओनली एंड ओनली रोज पे। कब? जब आप कंडीशन लगाते हो और कुछ रोज निकल के आती है। क्योंकि देखो डेटा तो बहुत बड़ा है, रोज तो सारी है, बट मैंने बोला कि मुझे उन बच्चों की एज चाहिए जिनकी एज 18 से ज्यादा है, तो मैं उन्हीं बच्चों की एज दे दूंगी जिनकी एज 18 से ज्यादा है। तो आपने सिलेक्शन कर दिया, ये आपने क्या लगा दी? कंडीशन लगा दी। तो अब क्या आ जाएंगे? अब कुछ गिनती की ही रोज आएंगी और उसी को हम क्या बोल रहे हैं? उसी को हम बोल रहे हैं सिलेक्शन। क्लियर? ये क्या करते हैं? फिल्टर कर देता है रो, जैसे कंडीशन मैच करती है। जैसे हमारी ये वाली कंडीशन थी, कॉलम आपके सेम रहते हैं, चेंज नहीं होता ऑर्डर। जैसे टेबल है आपके पास, जैसे एक टेबल है, आपने बोला मुझे रोज चाहिए जो रो सी से, जो सी वाली जो रो है उसमें ग्रेटर है 3 से। अब आप देखोगे एक तो ये 4 वाली है, ये 4 वाली, ये 4 वाली है, तो मैंने क्या करा? ये तीनों 4 वाली लिख दी। पर क्वेरी में कैसे लिखोगे? मुझे पहले हम सिंटेक्स हमेशा याद रखना, हमेशा काम करता है, बीच में आएगी कंडीशन, ठीक है? यहां पे आएगा आपका टेबल का नेम और यहाँ पे आएगा ऑपरेटर जो आप यूज कर रहे हो। तो कंडीशन क्या थी? कंडीशन थी हमारी ये, तो हमने बोल दिया हमें वो रो चाहिए जो सी कॉलम में ग्रेटर देन 3 से। मैं कहा कौन सी टेबल से? मैं टेबल थी मेरी आर। ऑपरेटर मैं रोज फाइंड आउट कर रही हूँ। यहाँ रोज के लिए क्या यूज होता है? सिलेक्शन। तो ये हमारी क्या हो गई? ये हमारी बन गई क्वेरी। क्लियर? ये सिंटेक्स तो रट लो, ये सिंटेक्स हर किसी में काम आएगा, इंपॉर्टेंट है। बीच में कंडीशन, राइट हैंड साइड आपके टेबल में, लेफ्ट हैंड साइड आपके ऑपरेटर्स। क्लियर? इन शॉर्ट क्या होता है? सिलेक्शन वही पिक करता है जो रोज हमें निकालनी होती है किसी कंडीशन पे। प्रोजेक्शन क्या होता है? प्रोजेक्शन पाई होता है, सॉरी ये सिग्मा होता है, मेरे मुंह से पाई निकल गया था, ठीक है सिग्मा है। प्रोजेक्शन पाई। प्रोजेक्शन क्या करते हैं? कॉलम्स चूज करते हैं। जैसे सिलेक्शन रोज कर रहा था, प्रोजेक्शन कॉलम चूज करता है, ठीक है? जो कंडीशन होती है। कीप करते हैं सिलेक्टेड कॉलम्स को, डुप्लीकेट रोज आपकी रिमूव हो जाती है, ऑटोमेटिकली इग्नोर कर देता है बाकी सारे कॉलम्स को। अब उसने बोला मुझे कॉलम चाहिए, तो मैंने बोला कॉलम चाहिए, यानी कि हमारा ऑपरेटर आ गया था, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ये, ठीक है, कॉलम्स पे। मैंने बोला मुझे वांट ओनली कॉलम बी एंड सी, मुझे सिर्फ बी और सी वाले कॉलम चाहिए, तो कंडीशन लिख दी बी और सी। कौन सी टेबल है? टेबल है मेरी आ। तो क्या बन गई? सेम हमारी क्वेरी बन गई। तो जो इसने बोला कि हमें जो कॉलम चाहिए, राइट, और बी और सी वाले सारे के सारे कॉलम्स लिख के दे दिए, और ये हमारी क्या हो गई? क्वेरी हो गई। देखो अगर आपको मैं इसलिए ही बोल रही थी, अगर आपको सिंटेक्स याद है तो आप क्वेरी आराम से बना लोगे, कोई टफ नहीं है। क्लियर? सिलेक्शन प्रोजेक्शन क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। अब बढ़ते हैं यूनियन। यूनियन का सिंबल क्या होता है? यू होता है। ध्यान रखो यूनियन का सिंबल क्या है? यू है। क्लियर? यूनियन क्या करता है? हमारी उन रोज को कंबाइन करते हैं दोनों टेबल्स में से जिनके सेम कॉलम और सेम डेटा टाइप है। मतलब उन रोज को क्या करेगा? कंबाइन करेगा, ठीक है, जिनके क्या है? जिनका सेम कॉलम है, ठीक है, कॉलम का नेम सेम है बेसिकली, और सेम डेटा टाइप है। क्लियर? अभी हम एग्जाम्पल से समझेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, बट मेन काम ये करते हैं, कंबाइन करता है रोज को दोनों टेबल में से, हमेशा रिमूव कर देगा डुप्लीकेट्स और वर्क करेगा उन्हीं टेबल्स के पे जिनका स्ट्रक्चर आपका क्या है? सेम है। क्लियर? अब देखो चलो एग्जाम्पल से समझो। आपके पास एक है फ्रेंच टेबल और एक है आपके पास जर्मन टेबल। दो टेबल है, दोनों में स्टूडेंट नेम और रोल नंबर लिखा हुआ है। अब स्टूडेंट नेम अब ये क्या करेगा? उन रोज को निकालेगा। मैंने क्या बोलता? उन रोज को निकालेगा जिनका सेम कॉलम और सेम डेटा टाइप है। तो अब सेम कॉलम सेम डेटा टाइप के लिए उसने लगा दिया। अब याद रखो इसने बोला उन रोज को निकालेगा जिनके पास सेम कॉलम और सेम डेटा टाइप होगा, ठीक है, रोज निकाल रहा है। अब रोज के लिए और आपके ये हमारा मेनली किस पे काम करेगा? कॉलम्स पे काम करेगा। कॉलम्स के लिए हमारे पास क्या होता है? प्रोजेक्शन। तो उसने लिखा प्रोजेक्शन, स्टूडेंट नेम फ्रेंच में से और स्टूडेंट नेम जर्मन में से निकाला है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें दोनों ऑलमोस्ट हमारे सेम है, हमारे रोल नंबर डिफरेंट हो सकते हैं बट दोनों हमारे सेम है। तो उसने क्या करा? प्रोजेक्शन लिया स्टूडेंट नेम और फ्रेंच का, यूने निकाला स्टूडेंट नेम और जर्मन। क्यों प्रोजेक्शन क्यों लिया? क्वेश्चन आ रहा होगा दिमाग में जिन बच्चों ने ध्यान से नहीं सुना भैया और बहनाओं मेरी, क्योंकि हम किस पे काम कर रहे हैं? कॉलम्स पे काम कर रहे हैं, और कॉलम्स पे क्या करते हैं? प्रोजेक्शन करते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास स्टूडेंट नेम कॉमन आ जाएंगे जिसमें राम, मोहन, विवेक, गीता, रीम, श्याम। यूनियन बेसिकली क्या कर रहे हैं? दो टेबल्स को कंबाइन कर रहे हैं जिनका सेम आपका कॉलम है और सेम आपके डेटा टाइप है। तो हमने प्रोजेक्शन का यूज करा क्योंकि हम कॉलम पे काम कर रहे हैं, और यूनियन हमने इसलिए कहा क्योंकि हमें कॉमन चीज निकालनी है। क्लियर?
नेक्स्ट आता है हमारा सेट डिफरेंस. सेट डिफरेंस शो द रो दैट आर इन वन टेबल नॉट इन द अनदर, जस्ट लाइक सब्ट्रैक्शन सेट्स. मतलब आपके पास दो टेबल है, आप उन रोज को शो करते हो जो एक टेबल में तो है पर दूसरी टेबल में नहीं है, मतलब जो बची कुची रह गई है. ठीक है, पीछे हो जा भाई, अब एक और पीछे चला गया. ठीक है, तो सेट डिफरेंस आपको समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना. सेट डिफरेंस हमारा क्या करता है, ये वो बोल रहा है आपकी दो टेबल बनी हुई है. ठीक है, दो टेबल है, मैं वो डेटा आपको दूंगा, वो रो निकाल के दूंगा जो एक में तो है बट दूसरे में नहीं है. क्लियर? तो ये शो करता है डेटा जो टेबल ए में प्रेजेंट है बट टेबल बी में मिस्ड है, बट दोनों के कॉलम्स और डेटा टाइम्स सबका सेम होंगे. फिर से क्या कर रहा है, कॉलम्स ही निकाल रहा है, तो हमने फिर से प्रोजेक्शन लगाया है, बट इस बार माइनस का साइन है सेट डिफरेंस का, क्योंकि आप वो रोज दे रहे हो जो एक में तो है प्रेजेंट पर दूसरे में नहीं है. ठीक है, तो इसका नाम आ जाएगा हमारे पास राम एंड मोहन. क्यों? क्योंकि देखो आपकी राम इसमें प्रेजेंट नहीं है, ना ही मोहन इसमें से प्रेजेंट है नहीं, तो मैंने क्या बोलता, हम वो रोज देंगे, वो नेम देंगे जो एक में तो प्रेजेंट है बट दूसरे में क्या है, प्रेजेंट नहीं है. तो यही हमारा सेट डिफरेंस का काम था जो उसने किया. रीनेम ऑपरेशन क्या यूज करता है, रीनेम ऑपरेशन आपका चेंज कर देता है टेबल का नेम या कॉलम का नेम टेम्पररी. अगर आपको वो नेम पसंद नहीं आ रहा होता, कोई कंफ्यूजन है या फिर किसी और ने भी सेम नेम रख लिया है, अब आप उसको चेंज करना चाहते हो तो हम रीनेम वाला करते हैं. एंड रीनेम वाला तो हम बहुत से टाइम करते ही रहते हैं, तो वही ऑपरेशन है. ठीक है, रीनेम करना टेबल या कॉलम के नेम्स को. चेंज नहीं कर रहे हो आप एक्चुअल डेटा, बस नेम चेंज कर रहे हो. कॉम्प्लेक्स क्वेरीज इजियर हो जाएंगी. जैसे आपके पास ये टेबल ए बी सी थी बट आपको रीनेम करनी है, आपने बोला मैं चाहता हूँ बी का नाम हटके डी हो जाए, तो आपने डी करा. और देख रहे हो जो चेंज करनी होती है, जिस नेम में आपको चेंज करनी है. एक तो ये हैंग सा हो रहा है थोड़ा सा, हैंग मत हो भाई, पढ़ाई करनी है यार, पढ़ाई करनी है, बच्चों को एग्जाम्स आ रहे हैं. ठीक है, तो जो नेम आपको चेंज करवाना होता है वो नेम हम आगे रखते हैं, और जो नेम चेंज हो रहा होता है जिसमें वो हम पीछे रखते हैं, जैसे आपने देखा भी. क्लियर? कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये तो बहुत ज्यादा पता होगा बच्चों को. कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या करता है, आपके दो टेबल बनी होती हैं, दोनों टेबल को मल्टीप्लाई कर देता है, सारी की सारी डिटेलिंग एक में दे देता है आपकी. ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट कंबाइन एवरी रो वन टेबल विद एवरी रो ऑफ अनदर टेबल. मैंने बताया ना, एक रो एक टेबल की दूसरे की रो दूसरे की टेबल से भी कार्टेशियन प्रोडक्ट मिला देता है. ठीक है, मैच कर रहे होते हैं टेबल ए की सारी रोज विद टेबल बी की सारी रो से. आउटपुट हमेशा एन इंटू एम आएगा. देखो अगर एन में एन इंटू एम, ये मैथ्स में भी समझा होगा, इसमें रोज है 5 और इसमें है 4, तो एन इंटू एम कर दो, विच मीन्स 5 इंटू 4 कितनी होंगी टोटल, 20 रोज होंगी. चेक करने के लिए. ठीक है, जैसे अब देखो टेबल ए है, ये टेबल है, ये टेबल बी है. राम नेम एज 6 आईडी कोर्स आपने लिखा, तो राम पहले डीएस में जाएगा, देखो डीएस में गया, फिर राम डीबीएमएस में जाएगा, डीबीएमएस में गया. सेम सोना भी डीएस और डीबीएमएस में गई, सेम केम. तो एक बच्चा जो है, एक टेबल एक रो की दूसरे के टेबल दूसरे की रो से कंबाइंड हो रही है. पहले राम इससे हुआ, फिर राम इससे हुआ, सेम सोना इससे हुई, फिर सोना इससे हुई, फिर किम भी इससे हुआ और किम भी इससे हुआ, और आउटपुट क्या आ गया आपका, एन इंटू एम मीन्स ए इंटू बी. क्लियर? इजी है, चीजें समझ में आ जाएगी. ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट, विच इज डिराइव्ड ऑपरेटर्स. डिराइव्ड ऑपरेटर्स कौन से होते हैं आपके रिलेशनल अलजेब्रा में? डिराइव्ड ऑपरेटर्स आपके एडवांस्ड ऑपरेशंस होते हैं जो बेसिक ऑपरेटर से अलग होते हैं. ठीक है, ये क्यों डिजाइन किए गए, आप और कॉम्प्लेक्स क्वेरीज हैंडल कर पाओ. जिसमें सबसे पहला आता है जॉइन ऑपरेटर. जॉइन ऑपरेटर क्या होते हैं, जॉइन है यूज्ड टू कंबाइन डेटा फ्रॉम 2 और मोर टेबल्स बेस्ड ऑन कॉमन एट्रीब्यूट. They help us to get related information from multiple tables in one view. तो जॉइन ऑपरेटर क्या करता है, देखो एक टेबल ये है और दूसरी टेबल ये है, ये कंबाइन करते हैं दोनों की डेटा का टेबल. एक किस पे बेस्ड होते हैं, कॉलम कॉमन एट्रीब्यूट. यहाँ पे स्टूडेंट आईडी कॉमन होगी, उसी के बेस पे कंबाइन करके एक नया आउटपुट जनरेट करता है जिसमें सारी की सारी आपकी डिटेलिंग होती है. इसको हम क्या बोलते हैं, जॉइन ऑपरेटर बोलते हैं. अब इसके भी ना जॉइन ऑपरेटर्स के भी टाइप्स होते हैं. सबसे पहले हम पढ़ रहे इनर जॉइन. इनर जॉइन और आउटर जॉइन होते हैं. इनर जॉइन में क्या है, रिटर्न ओनली द रो दैट हैव मैचिंग वैल्यूज इन बोथ टेबल्स. क्या रिटर्न करता है इनर जॉइन, वो रोज रिटर्न करता है जो दोनों टेबल्स में जिनकी मैचिंग वैल्यूज है. जैसे ये दो टेबल है,
इसमें से ये वाली मैच कर रही है, तो ये क्या कर देगा, सिर्फ वही वाली रिटर्न करके देगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ मैचिंग वैल्यूज। कंबाइन करते हैं रोज को कंडीशन के बेस पे, सिर्फ रो जो मैच नहीं कर रही होती उनको हटा देता है, जो मैच कर रही उनको रखता है। अब इसके भी टाइप्स होते हैं इनर जॉइन के। इनर जॉइन कंबाइंस रोज फ्रॉम टू टेबल बेस्ड ऑन अ मैचिंग कंडीशन। अगर कंडीशन मैच कर गई तो उन रो को रख लेगा, अगर नहीं करी तो हटा देगा। तो इसके कुछ कंडीशंस पे ही टाइप होते हैं, जैसे कंडीशनल जॉइन। यहाँ पे जॉइन जो कंडीशंस के बेस पे होते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर के बेस पे। जैसे एम्प्लॉयज और डिपार्टमेंट को जब ही ज्वाइन किया जाएगा जब डिपार्टमेंट आईडी की मैच कर जाएगी सैलरी आपकी ग्रेटर होगी। मतलब यानी कि देखो, एक हमारे पास एम्प्लॉयज की टेबल है, एक ही डिपार्टमेंट्स की, तो उसने कंडीशन लगा दी कि डिपार्टमेंट आईडी की जो सैलरी है अगर वो जितने 5,000 मान लेते, 5,000 से अगर ज्यादा है तो ही मैं एम्प्लॉयज की उसमें से नेम निकाल के रखूंगा। दो टेबल थी, ये हो गई आपके एम्प्लॉयज की, ये हो गई डिपार्टमेंट की, बट उसने कंडीशन लगा दी। कंडीशन क्या लगा दी, और उसने कंडीशनल ऑपरेटर यूज कर दिया कि जिनकी सैलरी 50,000 से ज्यादा है उनके नाम निकालो तुम एम्प्लॉयज टेबल में से और उनको मैं फाइनल रखूंगा। कंडीशन के बेस पे हो गया। इक्विट जॉइन क्या होता है, स्पेशल टाइप ऑफ कंडीशन जॉइन वेयर द कंडीशन यूजेस ओनली इक्वालिटी। यहाँ पे सिर्फ इक्वालिटी वाला ऑपरेटर यूज होता है। ज्वाइन करो कस्टमर ऑर्डर को ओनली रोज वे कस्टमर आईडी वैल्यू कर रही है दोनों मैच में, मतलब उन्हीं कस्टमर आईडी को आपको रखना है जिनकी कस्टमर आईडी मैच कर रही है। तो यहाँ पे इक्वी ज्वाइन का मतलब क्या है, इक्वालिटी वाला ऑपरेटर यूज हो रहा है। कंडीशनल ज्वाइन का मतलब क्या, कोई सी भी कंडीशनल ऑपरेटर आपके इधर यूज कर सकता है। नेचुरल ज्वाइन क्या होता है, इट ऑटोमेटिकली ज्वाइन टू टेबल बाय मैचिंग कॉलम विद द सेम नेम एंड सेम डेटा टाइप। यहाँ पे कोई कंडीशन की जरूरत नहीं होती, अपने आप नाम से ही समझो। नेचुरल ज्वाइन मतलब अपने आप ही दोनों टेबल में से टेबल्स को ज्वाइन कर देता है, मैचिंग कॉलम दे देता है जिनका डेटा टाइप भी सेम है और जिनका नेम भी सेम है। जैसे बोथ स्टूडेंट एनरोलमेंट टेबल थी बट स्टूडेंट आईडी और जो थी दोनों में स्टूडेंट आईडी कॉमन थी, तो उसने क्या करा, उसने वो वाली निकाल के दे दी हमें कॉलम। और इसका ज्वाइन का सिंबल क्या होता है, दिस इज द सिंबल फॉर किसके लिए, नेचुरल ज्वाइन के लिए। ऐसे हमारे एक होते आउटर ज्वाइन। आउटर ज्वाइन कीप ऑल द रोज फ्रॉम वन टेबल इवन इफ देयर इज नो मैचिंग डेटा। आउटर ज्वाइन क्या करते हैं, सारी की सारी रोज रखता है टेबल पे, भले ही कोई मैचिंग डेटा भी नहीं स्टिल रख रहा है। इनर ज्वाइन क्या बोल रहा था, मैं तो सिर्फ मैचिंग वाला रखूंगा भाई, मैं नहीं करूंगा। समझो मतलब इनर ज्वाइन ने क्या बोला, मैं सिर्फ और सिर्फ मैचिंग वाला रखूंगा, कॉलम्स को जो कंडीशन मैच करेगी उनके बेस पे रखूंगा। और उसके दो टाइप थे इनर, आपके एक तो था कंडीशनल ज्वाइन और एक था आपका इक्वी ज्वाइन। कंडीशन ज्वाइन पे क्या था, कंडीशंस के बेस पे कर रहे थे, ठीक है। इक्वी ज्वाइन में क्या था, सिर्फ आप इक्वालिटी वाला ऑपरेटर यूज करा। नेचुरल ज्वाइन क्या बोल रहे हैं, मुझे मतलब नहीं कंडीशन से, मेरे तो वही वाले कॉलम रखूंगा जिनका नेम सेम है और जिनका डेटा टाइप सेम है। अब देखो, अभी समझ में आएगा। ज्वाइंस था, ज्वाइंस का सबसे पहला टाइप आया इनर, फिर आया नेचुरल, फिर आया आउटर। इनर के हमने दो टाइप पढ़े, कंडीशनल ज्वाइन और इक्वी ज्वाइन। आउटर के भी पढ़ेंगे हम, लेफ्ट आउटर, राइट आउटर, और एक और था मैं नाम भूल गई हूँ, एक बार नाम चेक कर लूंगी तो याद आ जाएगा। हाँ, फुल आउटर। देखो सॉरी, ज्वाइन में सबसे पहले हम जब इनर ज्वाइन पे है, उसने क्या बोला, मैं सिर्फ वही वाली रोज रखूंगा जिन कंडीशन मैच हो रही होगी, राइट। हम जब फिर कंडीशन ज्वाइन पे, उसने बोला मैं कंडीशंस के बेस पे रखूंगा जहां पे उसने कंडीशनल ऑपरेटर्स यूज करे। जब हम इक्वी ज्वाइन पे आए तो उसने बोला मैं सिर्फ इक्वालिटी के ऑपरेटर्स पे जो भी कॉलम्स मैच करेंगे रख लूंगा। नेचुरल ज्वाइन ने बोला मुझे कंडीशन की कोई मतलब नहीं है, जो कॉलम्स में जिनका नेम सेम और डेटा टाइप सेम हो रहा होगा मैं वो रखूंगा। आउटर ज्वाइन ने बोला भैया ना मुझे ये मतलब कौन से मैचिंग वाले होंगे, मैं मैचिंग वाले भी रखूंगा और मैं बाकी के सारे भी रख लूंगा, ये बड़ा दयालु है। बट मिसिंग मैचिंग्स आपकी फील्ड भी हो सकती है नल वैल्यू से, तो भी मेरा चलेगा। अब इसका टाइप आता है लेफ्ट। अब हम इसके टाइप्स देख लेते हैं। लेफ्ट आउटर ज्वाइन क्या बोल रहा है कि मैं सारी की सारी जो लेफ्ट टेबल में है वो तो रखूंगा ही रखूंगा, बट अगर मैच हो गई राइट से तो वो भी रखूंगा। मतलब मैं भी रेस कर दूंगी, दो टेबल है, ये लेफ्ट है और ये राइट है। जो हमारा रिजल्टेंट आएगा उसमें लेफ्ट वाली तो सारी होंगी, बट
जो लेफ्ट वाली राइट वाली से मैच कर रही होगी, राइट वाली भी प्रेजेंट होगी। लेफ्ट टी बोलते हैं। लेफ्ट आउटर जॉइन का मतलब कि लेफ्ट टेबल की तो सारे होंगे ही होंगे, बट लेफ्ट के जो भी नेम थे अगर वो राइट में मैच कर गए तो राइट के भी होंगे। सेम राइट वाला है। जब राइट आउटर जॉइन आता है तो ये बोलते हैं मैं राइट के तो सारे रखूंगा, अगर जो लेफ्ट के मैच कर गए तो वो भी रख लूंगा। और फुल आउटर जॉइन क्या बोलता है कि ऑल रोज फ्रॉम बोथ टेबल अनमैच्ड वंस गेट नल्स। अगर जो मैच हो रही तो ठीक है, बट जो अनमैच्ड हो गई है उनको मैं क्या दे दूंगा, उनको मैं दे दूंगा नल वैल्यूज। मैचिंग वाली तो दोनों रखूंगा, बट जो मैच नहीं हुई है उसको मैं क्या दे दूंगा, नल वैल्यू दे दूंगा। क्लियर हुआ? अभी आपको लेफ्ट राइट और फुल आउटर जॉइन भी क्लियर हुए। जॉइंस वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भी देता है। अब जिसको क्लियर हो गया जल्दी से मुझे कमेंट्स में भी बताइएगा, और जिनको नहीं हुआ है वो भी मुझे बताना है, ठीक है? जो चीज नहीं आ पा रही, जिधर भी दिक्कत आ रही है मुझे बताओ, मैं आपको बताऊंगी। क्लियर? नेक्स्ट आता है सेट इंटरसेक्शन उल्टा। सेट इंटरसेक्शन क्या बोलते हैं, मैं सिर्फ और सिर्फ कॉमन रोज को रखता हूँ, लाइक फाइंडिंग अ कॉमन एलिमेंट्स। मुझे मतलब नहीं है, मैं यूनियन की तरह दयालु नहीं कि जो आ रहा है कॉमन भी रख लूंगा, जो बचे कुछ वो भी। इंटरसेक्शन बोलता है आई ओनली थिंक अबाउट द कॉमन वन, मैं सिर्फ कौन सी रोज रखूंगा जो कॉमन होगी। रिटर्न्स ओनली द रिकॉर्ड दैट एग्जिस्ट इन बोथ टेबल्स, जो दोनों टेबल्स में रिकॉर्ड एग्जिस्ट कर रहा होगा मैं वही रखूंगा। दोनों का सेम कॉलम और डेटा टाइप होना चाहिए। अब ये कॉलम मतलब कॉमन थे तो हमने वो रखा। इसका मेन फंडा क्या होता है, सिर्फ कॉमन। यूनियन क्या बोलता था, मैं कॉमन भी रखूंगा बल्कि जो बच्चे कुछ है वो भी। बोलते नहीं, मैं सिर्फ कॉमन ही, ठीक है? तो इन शॉर्ट ये सिर्फ आपके कॉमन वाली चीजों पे काम करते हैं, बाकी की थ्योरी आप थोड़ा खुद देख लीजिएगा। अब हमारा आता है डिवीजन ऑपरेटर, ठीक है? The division operator is used for all type of queries. It find rows in one table that are related to all values in another table. जो डिवीजन ऑपरेटर होते हैं आपकी सारी टाइप की क्वेरीज पे काम करते हैं। ये फाइंड करते हैं एक उन रोज को एक टेबल में से जो दूसरी टेबल में से रिलेटेड होती हैं। सारी की सारी क्वेरी पे काम करेगा। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ इन्हीं सच क्वेरीज पे काम करूंगा, और अगर मैं काम करूंगा तो मैं उस टेबल में से उन रोज को फाइंड आउट करूंगा जो वैल्यू को रिलेट कर रही होगी। क्लियर? करता क्या है, फाइंड एंट्रीज इन वन रिलेशन, डिवाइड दैट मैच एवरी रिकॉर्ड इन अनदर रिलेशन। ये उन रोज को फाइंड आउट करता है, उन रोज को फाइंड आउट करता है एक टेबल में से जो कहीं ना कहीं क्या कर रही होती है, रिलेशन बैठा रही होती है दूसरी टेबल में से। कैसे भी समझेंगे एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा। ये परफेक्ट है उन क्वेश्चंस के लिए कि किसने मेरे कोर्सेज लिए, किसने मेरे प्रोडक्ट बाय करे। जैसे कुछ हमारी स्टूडेंट आईडी कोर्स आईडी है और कुछ ही हमारी कोर्स आईडी है। जैसे C1 यहाँ मैच कर रही है, ठीक है? मैं लिख लेती हूँ C2। आउटपुट आया आपका आई थिंक 101 और 103। अब देखो C1 का क्या था 101 और C2 का क्या था हमारा, C2 का यहाँ पे शायद गलत हो गया 102 था। तो इसने देखा कि ये जो दो है ये मेरी उससे भी मैच करी, कहीं ना कहीं दोनों में से रिलेशन बिठा रही है, तो उसने इसी का यूज करते डिवीजन ऑपरेटर का यूज करा उधर और उसने अपना आउटपुट दे दिया। तो डिवीजन ऑपरेटर बोलते हैं मैं सारी की सारी क्वेरीज पे काम करूंगा, और अगर कुछ रोज है टेबल में से, ठीक है, जो अगर दूसरे टेबल में से कुछ रोज के साथ रिलेशन बैठा रही है तो मैं उनको लूंगा। क्लियर हो गया होगा, ठीक है? अब बात करते हैं रिलेशनल कैलकुलस क्या होता है। मैंने बताया था ना 3 टॉपिक्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रिटी कांस्टेंट्स, रिलेशनल अलजेब्रा एंड देन रिलेशनल कैलकुलस। इसमें भी 2 टाइप होते हैं, आप देख रहे होंगे। टपल वाला होता है एक, तो टपल रिलेशनल कैलकुलस, और एक होता है डोमेन। अब टपल क्या होता है, डोमेन क्या होता है, क्लियर होगा तो टफ नहीं लगेगा। क्लियर? तो रिलेशनल कैलकुलस क्या होता है आपका, ये आपकी नॉन प्रिसीजनल क्वेरी लैंग्वेज होती है, ठीक है? मीनिंग इट इज व्हाट टू गेट रेदर देन हाउ टू गेट इट। ये क्या बताती है, ये बोलती है कि आपको क्या चाहिए, ये नहीं बताएगी कि आपको कैसे गेट करना है। मतलब ये आपको ये नहीं बताएगी कि आपका प्रोसेस क्या होगा, ये सिर्फ ये बताएगी कि आपको क्या गेट करना है, ठीक है? It is based on predicate logic, not an algebraic operations. It's not related to the mathematical calculation like differential integration. ये आपकी प्रेडिक्ट लॉजिक पे बेस होती है। मतलब ये सिर्फ क्या बताती है कि भैया मुझे वो चीज चाहिए, ये नहीं बताएगी प्रोसेस कैसे, सिर्फ चाहिए, ठीक है? 2 तरीके की होती है, टपल और डोमेन। ये हमारी टपल्स पे काम करती है, ऑफकोर्स टपल वाली, एंड डोमेन हमारी आपकी कॉलम्स पे काम करती है।
कॉन्सेप्ट क्या है, प्रेडिकेट इज अ कंडीशन दैट गिव्स ट्रू और फॉल्स। प्रेडिकेट क्या होता है, सिर्फ ट्रू और फॉल्स वाली कंडीशन देती है, या तो ट्रू या फॉल्स, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। व्हेन एक्चुअल वैल्यू सब्स्टिट्यूट इट बिकम्स अ प्रपोजिशन। जब कोई एक्चुअल वैल्यू को आप हटा के कोई और वैल्यू लगाते हो तो हम बोलते हैं प्रपोजिशन लगा दिया है। जैसे फाइंड करने में सारे एम्प्लॉय जो कि इनरोल्ड है आपके कोर्स नेटवर्किंग में, तो हम क्या करेंगे, कोर्स टेबल में जाएंगे, हम वहां पे बोलेंगे कि हमें सारे के सारे वो कोर्सेज दे दो जिनका कोर्स नेम नेटवर्किंग है, ठीक है। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, आपके पास सारी कोर्स आईडीज आ जाएंगी जिनका कोर्स नेम नेटवर्किंग से आपका होगा। अब हम जाएंगे एम्प्लॉयज के पास और सेलेक्ट करेंगे उन कोर्स आईडी को जो ऑलरेडी नेटवर्किंग में टाइटल्ड है उनका। तो ये हमारे 2 ऐसे एम्प्लॉयज आ गए जो नेटवर्किंग में काम करते हैं, ठीक है। तो यानी कि ये सिर्फ प्रेडिकेट लॉजिक पे डिपेंड करती है, मतलब ये क्या बोलेगी, या तो ट्रू या फॉल्स। ये अंदर की वर्किंग नहीं बताएगी, इससे बताएगी आपको क्या चाहिए। टपल रिलेशन कैलकुलस की, ये भी हमारी नॉन प्रोसीजनल क्वेरी लैंग्वेज है क्योंकि ऑफ कोर्स उसका टाइप पे, इसका मेन फोकस किस पे होता है, रोज पे होता है, ठीक है। इट फोकस ऑन व्हाट डेटा वी वांट, नॉट हाउ टू गेट इट। सेम वही फंडा है। हम यूज करते टपल वेरिएबल लाइक एस, टी एटसेट्रा व्हिच रिप्रेजेंट वन रो फ्रॉम वन रिलेशन। ये कुछ ना वेरिएबल्स होते हैं, क्यों, फॉर रिप्रेजेंटेशन, फॉर रिप्रेजेंटेशन। जैसे देखो यहाँ लिखा भी है, इफ वी राइट स्टाफ एस, इट मींस एस इज अ टपल फ्रॉम द स्टाफ टेबल, यानी कि ये क्या है, टेबल है और एस उसमें से क्या है, एक टपल है। तो हमने कुछ वेरिएबल्स ले लिए रिप्रेजेंटेशन के लिए। जनरल फॉर्म क्या होती है टपल रिलेशन क्वेरी की, कि एस एफ एस गिव मी ऑल द टपल्स एस वेयर कंडीशन एफ एस इज ट्रू। आपको सारे के सारे वो टपल्स दे देने हैं जब ये वाली कंडीशन ट्रू होगी। जैसे स्टाफ अर्निंग मोर देन 10,000, आपको उन स्टाफ्स के नेम देने जो 10,000 से ज्यादा कमा रहे हैं, यानी कि कंडीशन क्या हो जाएगी, जो स्टाफ की सैलरी 10,000 से ज्यादा है हमें वो सारे क्या दे दोगे आप, स्टाफ रिटर्न करके दे दोगे, ठीक है। तो आप ये मान सकते हो ये क्या होता है, बेसिकली सिंटेक्स होता है। और इसका आपके एक मैंने एग्जाम्पल की तरह बताती हूँ, क्लियर। देखो अभी मैं सिर्फ आपको एक रिवीजन करा रही हूँ क्योंकि ऑफ कोर्स मैं ये मान के चल रही हूँ आपको थोड़ा बहुत आइडिया है। अगर आपको इन डिटेल चाहिए तो प्लीज आप डिटेल वाले कोर्स में देखिएगा, वो बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करा है। नेक्स्ट आता है हमारा डोमेन रिलेशन कैलकुलस। ये भी हमारी नॉन प्रिसीजन क्वेरी लैंग्वेज है, बट ये किस पे काम करती है, ये हमारे एट्रीब्यूट्स पे काम करती है जिनको हम डोमेन वेरिएबल्स बोलते हैं, ना कि रोज पे। अब जनरल फॉर्म क्या होती है, ये आपकी जनरल फॉर्म होती है जहाँ पे D1 D2 आपकी क्या है, ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं, और ये क्या है आपकी कंडीशन है। ये तो आपकी कंडीशन हो गई और ये क्या हो गया, आपके सारे के सारे एट्रीब्यूट्स हो गए। जैसे एग्जाम्पल है टीचर्स इन डिपार्टमेंट ए, तो आपको वो सारे टीचर्स चाहिए जो डिपार्टमेंट 8 में, तो आपने बोलती उन टीचर्स की रिजल्ट जो जिनकी डिपार्टमेंट आईडी 8 है, उनकी आईडी नेम वगैरह सब आपको देने हैं। तो यहाँ पे आपने ये कंडीशन लगा दी, ये क्या हो गई, आपकी कंडीशन हो गई। अब इसके बेस पे आपकी सारे के सारे क्या आ जाएंगे, कॉलम्स निकल के आ जाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ हमारे आपके होते हैं कि टीआरसी और डीआरसी क्या होती है, बस इतना मेरी आपको याद रखना, टीआरसी वर्क्स ऑन रोज एंड डीआरसी वर्क्स ऑन कॉलम्स, दैट्स इट। बाकी थोड़ा बहुत आप अपने ये जो थ्योरी है थोड़ा देखना, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, मैं वही वाली चीज बोल रही हूँ। तो वो इंट्रोडक्शन टू एसक्यूएल, एसक्यूएल भी मैंने यूनिट 1 में बहुत अच्छे से क्लियर करी थी, समझाई थी, तो मैं यहाँ पे इंट्रो दे रही हूँ। जो कमांड्स वगैरह हैं यूनिट 1 के वन शॉट में भी मैंने बहुत अच्छे से क्लियर करी, तो आप वहां से समझ जाओगे। इन टूडेज डिजिटल वर्ल्ड, वेदर इट्स सोशल मीडिया, बैंकिंग और द शॉपिंग, सबके सगे सब जगह आपका डेटा स्टोर होता है, डेटा को मैनेज किया जाता है, फेच किया जाता है। तो वो कहाँ पे आपके एग्जैक्टली काम, आपके एसक्यूएल यहीं पे काम आ रहा होता है, क्योंकि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आप डेटा स्टोर तो करोगे, बट किस तरीके से आप डेटा स्टोर करोगे, तो उस तरीके को ही हम एसक्यूएल बोलते हैं। एसक्यूएल की किसी स्पेशल लैंग्वेज है जो कम्युनिकेट करती है डेटाबेस से। देखो ये तो हम यूजर है, ये हमारा डेटा है, ठीक है, और ये हमारा डीबीएमएस है। हमें इस डेटा को डीबीएमएस तक पहुंचाना है, तो कैसे पहुंचेंगे, थ्रू एसक्यूएल, ठीक है, क्योंकि एसक्यूएल ही एक ऐसी लैंग्वेज है जो कम्युनिकेट कर रही होती है आपके डेटाबेस से, ठीक है। तो बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करती है, इंसर्ट, सेलेक्ट, अपडेट, डिलीट। इंसर्ट मतलब कोई डेटा आप ऐड कर रहे हो, सेलेक्ट मतलब बहुत सारे जो डेटा उसको रिट्रीव कर रहे हो, अपडेट जो ऑलरेडी एक्सेस करते हैं डेटा उसको मॉडिफाई कर रहे हो, डिलीट जो आपका अनवांटेड डेटा डिलीट कर रहे हो। मैं ये इसलिए आसानी से समझा रही हूँ क्योंकि मैंने यूनिट 1 जब एक्सप्लेन करी थी बहुत अच्छे से डिटेल में, वहां भी बहुत अच्छे से समझाया, यूनिट 2 में भी डिटेल से समझाया, मैंने यूनिट 1 के भी वन शॉट में बहुत अच्छे से समझाया। तो इसलिए हम थोड़ा यहाँ पे पढ़ के चल रहे हैं कि मैं एज्यूम कर रही हूँ आपने देखी हुई है चीजें। ऐसे समझ सकते हो एसक्यूएल एक ऐसी लैंग्वेज है जो आपकी डेटाबेस से बात कर रही होती है।
अब एसक्यूएल क्यों जरूरी है? डिक्लेरेटिव लैंग्वेज, आप कहीं भी चाहो उसको यूज कर सकते हो. यू टेल व्हाट यू वांट, नॉट हाउ टू डू इट. आप क्या है, आप उसको सिर्फ ये बोलते हो कि मुझे क्या चाहिए. वो ये नहीं बोलोगे कि भैया तू ऐसे ऐसे कर, नहीं, सिर्फ ये बताओ कि मुझे इन लोगों का डेटा चाहिए, वो निकाल के दे देगी. यूनिवर्सल एक बहुत सारे डेटाबेसेस के साथ काम करती है. इंश्योर करती है डेटा इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी की कोई भी अनऑथराइज्ड एक्सेस ना कर ले आपके डेटा को. इन डिमांड स्किल्स से डेवलपर्स द्वारा यूज की जाती है डेटा एनालिस्ट, डेटा एडमिन्स. आजकल बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी वाली यूज की जाती है. अब एसक्यूएल कैसे काम करती है? तो डेटा वो स्टोर करती है, जो रिलेशनल डेटाबेस होते हैं जहाँ डेटा आपका स्टोर होता है टेबल्स की फॉर्म में. हर एक टेबल को वो एक एंटिटी मानती है और हर एक रिकॉर्ड को भी वो एक रिकॉर्ड कंसीडर करती है. सॉरी, हर एक रो को रिकॉर्ड, हर एक टेबल को उसने क्या मान लिया? एंटिटी. ठीक है, ये एक हमारी एंटिटी है. और हर एक रो को उसने क्या मान लिया? आपका एक रिकॉर्ड मान लिया. ठीक है. अब एसक्यूएल क्या करती है? एसक्यूएल हेल्प करती है उन टेबल्स को सिंपल कमांड्स के थ्रू, जो मैंने बताया. सेलेक्ट से वो क्या करती है? रिट्रीव करती है. इंसर्ट से ऐड करती है. अपडेट से चेंज करती है जो एग्जिस्टिंग डेटा है. डिलीट से डिलीट कर देती है जो अनवांटेड डेटा है. क्रिएट से न्यू टेबल्स बनाती है. एंड ऑल्टर से मॉडिफाई करती है. अब जैसे सेलेक्ट करना है नेम एज फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एज इज ग्रेटर देन 18, तो यानी कि इसने बोला स्टूडेंट से एक टेबल है. ठीक है, उसमें बहुत सारे कॉलम्स होंगे, एक नेम भी होगा और एक एज भी होगा. मुझे वो एज दे दो, क्योंकि इसने वेयर लगा दी. वेयर के बाद जो भी चीज लिखी होती है वो क्या होती है? आपकी कंडीशंस होती हैं. इसने बोली मुझे वो एज दे दो जो 18 से ज्यादा है. और किस में से? फ्रॉम के बाद जो लिखा होता है वो टेबल का नेम बताता है. ठीक है, और जो रिट्रीव कर रहा होता है वो नेम और एज के बाद रिट्रीवर वाली चीजें बता देता है. क्योंकि सेलेक्ट तो रिट्रीव करता है, तो उसे बोलिए मुझे नेम और एज रिट्रीव करके दो जिनकी एज 18 से ज्यादा है. तो आपको आउटपुट में क्या आ जाएगा? आउटपुट में आपको वो नेम और एज आ जाएंगे जिनकी एज 18 से ज्यादा होगी. क्लियर? आपके मोबाइल ऐप में भी डेटा स्टोर करती है. आपकी बहुत सारी मशीन लर्निंग डेटा को यूज करते हैं. डैशबोर्ड्स होती है, उसमें भी डेटा होता है. अगर हम इन शॉर्ट बोले कि आपके जैसे आप इंस्टाग्राम यूज करते हो, ठीक है, आप स्नैपचैट यूज करते हो, व्हाट्सएप यूज करते हो, आपका वो भी तो डेटा ही है ना. वो डेटा कहाँ स्टोर हो रहा है? आपके डीबीएमएस में ही वो डेटा स्टोर हो रहा है. क्लियर? एडवांटेजेस के एसक्यूएल का इजी टू लर्न है. बहुत सिंपल इंग्लिश लाइक कमांड्स होती है जैसे अभी आपने देखा, तो ज्यादा टफ नहीं है. बिगिनर फ्रेंडली है, आप आसानी से उसको समझ सकते हो. हाई स्पीड एंड एफिशिएंसी, जितनी जल्दी आप लिखोगे उतनी ही जल्दी आपकी क्वेरी तुरंत सॉल्व होकर रिट्रीव हो जाएगा आपका डेटा. तो वेस्ट नहीं करना पड़ता टाइम. ठीक है. स्टैंडर्डाइज लैंग्वेज है, बहुत सारे डेटाबेसेस में यूज होती है. पावरफुल क्वेरी इन डेटा हैंडलिंग के, आप डेटा को फिल्टर कर सकते हो, डेटा को ग्रुप कर सकते हो, हैव कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो. बहुत सारे मेथड्स हैं. पर डिसएडवांटेजेस क्या है? अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स से बिगनर्स के लिए, क्योंकि देखो थोड़ी सी एसक्यूएल टफ भी है. आपको स्टार्टिंग में लग सकता है कि ये जॉइंस क्या होती है, क्वेरीज क्या होती हैं. ठीक है, जो वर्जन है और ओरेकल हो गया, एसक्यूएल सर्वर हो गया, वो आपको लग सकता है बिजनेस के लिए टफ है. मतलब टफ इन द सेंस एक्सपेंसिव है. लिमिटेड कंट्रोल है, आप सिर्फ डेटाबेस को एक्सेस नहीं कर सकते हो. ठीक है, क्वेरीज के थ्रू कर सकते हो. डिफिकल्ट हो जाता है जब डेटाबेस बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, तो उसमें एफिशिएंट क्वेरीज हमें रन करनी पड़ती है. ठीक है. वेंडर स्पेसिफिक फीचर थ्रू एसक्यूएल आपकी स्टैंडर्ड है. Each DBMS add custom extensions which can cause compatibility issues. अगर आप अपने एक डेटाबेस पे काम कर रहे हो, अगर आपको अपना नेट स्विच करना है आपको, तो उसमें स्विचिंग में आपको लग सकता है कि यार ये क्या हो रहा है, कि हमें टफ हो रही है चीजें. तो वो वाली चीज आपके दिमाग में आ सकती है. ठीक है, तो थोड़ा बहुत लग सकता है कि क्या चीजें हैं क्या नहीं है. तो आई होप आपको एसक्यूएल तो समझ में आ गया होगा. एसक्यूएल टफ नहीं लग रहा होगा. ठीक है, अब हम बात करेंगे एसक्यूएल के डेटा टाइप्स के बारे में. एसक्यूएल होता है, उसमें बहुत सारे तरीके के डेटा टाइप्स होते हैं जो बताते हैं आपका कॉलम किस टाइप का डेटा स्टोर करेगा. ठीक है, तभी तो आपका डेटाबेस स्टोर हो पाएगा, प्रोसेस हो पाएगा, वैलिडेट हो पाएगा. कौन कौन से ऑपरेशन से परफॉर्म करोगे, कितना स्टोरेज नीडेड है, सब वो आपको बताता है. जो मेन कैटेगरीज होती हैं, सबसे पहले आती है न्यूमेरिक डेटा टाइप्स. ये यूज होते हैं टू स्टोर नंबर फॉर काउंटिंग, कैलकुलेशन, फाइनेंस. काउंट वाला डेटा आपके यहाँ स्टोर होता है, कैलकुलेशंस वाला, फाइनेंस वाला, ये सब आपकी किसके अंदर आता है? न्यूमेरिक डेटा टाइप के अंदर आता है. अब इसके अंदर भी दो तरीके के होते हैं. एक तो होता है आपका एग्जैक्ट न्यूमेरिक डेटा टाइप, और आई थिंक एक होता है आपका अप्रोक्सीमेट. एक तो एग्जैक्ट है और एक होता है आपका अप्रोक्सीमेट डेटा टाइप. नाम से ही पता चल रहा है. अप्रोक्सीमेट मतलब हाँ ठीक है, लगभग इसके आसपास होगा. एग्जैक्ट मतलब नहीं भैया एग्जैक्टली यही डेटा है. एक्यूरेट वैल्यूज देता है, कोई राउंडिंग एरर नहीं होता. जैसे इंट है, स्टैंडर्ड इंटीजर है, ये तो मैंने आपको वैल्यूज लिख दी है. ठीक है, स्मॉल इंट है, स्मॉलेस्ट इंटीजर देता है आपको.
यहाँ पे क्या एक्यूरेट होगा, ये नहीं बोलेगा कि हाँ शायद राउंड ऑफ होगा, नहीं, जो होगा आंसर एक्यूरेट होगा। टीनी इन बहुत स्मॉल इंटीजर्स होते हैं, बिग इन बहुत लार्ज इंटीजर्स हो गए, डेसिमल्स में फिक्स्ड पॉइंट नंबर्स होते हैं लाइक 2.25 ऐसे। मनी में करेंसी वैल्यूज हो गई, स्मॉल मनी में थोड़ी छोटी करेंसीज हो गई। बट ये जब ही यूज होता है जब आपकी एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है, जब मैंने बोल दिया कि भैया कोई चांस ही नहीं है कि मुझे राउंडिंग एरर्स वाली चीजें चाहिए कि नहीं चाहिए, कोई चांस नहीं है, मुझे एक्यूरेट डेटा चाहिए। तो एक्यूरेट डेटा के लिए आपको कौन सा डेटा टाइप यूज करोगे? एग्जैक्ट न्यूमेरिक डेटा टाइप। अप्रोक्सीमेट नाम से समझ में आ रहा है कि भैया यहाँ पे राउंडिंग होती है, अप्रोक्सीमेट चल सकता है डेटा, जैसे अप्रोक्सीमेट फ्लोटिंग पॉइंट हो गए, रियल मतलब लेस प्रिसाइज फ्लोटिंग पॉइंट, यहाँ पे अप्रोक्सीमेट चलते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना 2.509 मतलब अप्रोक्सीमेट है ऐसा। अब नेक्स्ट आता है कैरेक्टर एंड स्ट्रिंग डेटा टाइप। ये तो आपको पता है, ये थ्योरी आप खुद पढ़ना, ये थ्योरी आप लोगों के लिए लिखी है, वैसे बता देती हूँ। मेन कैरेक्टर एंड स्ट्रिंग डेटा टाइप में क्या होता है, जैसे मेरा नेम है राशि, ये क्या है, ये तो एक स्ट्रिंग है, बट अगर मैं एक एक शब्द को अलग करूं तो ये क्या है, कैरेक्टर्स है। आपकी स्ट्रिंग कैसे बनती है? स्ट्रिंग की डेफिनेशन होती है जो भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स सारे कैरेक्टर्स को मिला के एक स्ट्रिंग बनता है। देखो लिखा भी है, व्हेन वर्किंग विद डेटाबेस स्टोरिंग एंड मैनेजिंग टेक्स्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन, जैसे कि नेम हो गया, एड्रेस हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, मैसेज हो गया, बहुत कॉमन नीड होती है। तो इसके लिए हम कैरेक्टर एंड स्ट्रिंग टाइप का डेटा यूज करते हैं। यहाँ पे जो टेक्सचुअल डेटा होता है वो स्टोर्ड होता है आपकी डेटाबेस में। एसक्यूएल प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, जैसे लेंथ हो गई, परफॉर्मेंस हो गई, बहुत तरीके का डेटा आपका इधर स्टोर होता है। तो कुछ अगर छोटा डेटा है तो हम उसको कैरेक्टर्स में स्टोर कर देते हैं, अगर कुछ बहुत बड़ा डिस्क्रिप्शन टाइप डेटा है तो हम उसको किस में स्टोर करते हैं, स्ट्रिंग टाइप की डेटा में। क्लियर? नेक्स्ट आता है डेट एंड टाइम डेटा टाइप, which is used to store date, time and both helps us to keep track when something happen. Date है, ये सिर्फ आपको स्टोर करेगा डेट, टाइम में टाइम स्टोर करेगा, डेट एंड टाइम दोनों चीज, डेट भी स्टोर करेगा, टाइम भी टुगेदर। स्मॉल डेटा टाइम सेम एज डेट टाइम बट विद लेस प्रिसिशन, मतलब एक्यूरेट ज्यादा नहीं होगा। टाइम स्टैम्प रो वर्जन ऑटो जनरेटेड यूनिक वैल्यू फॉर ट्रैकिंग रिकॉर्ड चेंज, ये ऑटो जनरेट कर देगा। ईयर सिर्फ स्टोर करेगा, बहुत बेसिक है तो इतना टफ नहीं होगा। बाइनरी डेटा टाइप अगर सिर्फ 0-1 करता है वैसे स्टोर, बट ये स्टोर करते हैं रॉ बाइनरी डेटा, जैसे कि इमेजेस हो गई, फाइल्स हो गई या वीडियोस हो गई। बाइनरी मतलब फिक्स्ड लेंथ की बाइनरी डेटा, वेर बाइनरी मतलब वेरिएबल लेंथ, वेर बाइनरी मैक्स यूज फॉर लार्ज फाइल्स, यहाँ पे लिखा है देखो, एंड मतलब फिक्स्ड लेंथ, या तो ये 2 होंगे या 5 MB की जो चीज होती है लाइक दिस। वेर बाइनरी मतलब वेरिएबल लेंथ हो सकती है थोड़ी लेंथ इधर से उधर हो, बट यूज्ड फॉर लार्ज फाइल्स। वेर बाइनरी बहुत ज्यादा फाइल्स जब होती है ना, मोर देन 2 GB हो गया, मोर देन 2 MB हो गया, उनके लिए जब बड़ी फाइल्स हो जाती है तो वो यहाँ स्टोर होती है। इमेज, यहाँ पे आप अपनी इमेजेस स्टोर करते हो। बूलियन डेटा टाइप या तो ट्रू या यस, मतलब ट्रू और यस बात एक ही है, या तो फॉल्स मतलब या नो, यानी कि हाँ या ना। बूलियन मतलब या तो स्टोर 1 फॉर ट्रू 0 फॉर फॉल्स, अगर 1 है, 1 आ रहा है यानी कि समझ जाओ कि ट्रू है, और अगर 0 आ रहा है तो समझ जाओ क्या है, फॉल्स है। क्लियर? स्पेशल टाइप का डेटा होता है जेसन आपका फॉर्मेट ये होता है, ये ना थोड़ा प्रोग्रामिंग में, अगर जो बच्चा प्रोग्रामिंग जानता होगा उसे पता होगा कि जैसे मैंने बोला ना व्हाट्सएप यूज करते हैं, इंस्टाग्राम यूज करते हैं, उधर जो हमारा डेटा स्टोर होता है वो जेसन फॉर्म में होता है। जेसन मतलब बैकएंड में आपका डेटा ऐसे स्टोर हो रहा होता है। ठीक है, ये क्या होता है, की वैल्यूज में होता है, ये आपकी की हो गई, ये वैल्यू हो गई, की वैल्यू पेयर में डेटा स्टोर होता है बेसिकली, की वैल्यू पेयर में। ठीक है, जैसे नेम क्या हो गई आपकी, की हो गई, और राशि क्या हो गया, वैल्यू हो गया। तो की वैल्यू में आपका डेटा स्टोर हो रहा होता है। XML स्टोर्ड स्ट्रक्चर्ड डेटा विद टेक्स्ट, टेक्स्ट के नाम। XML क्या होती है, आपकी HTML अगर जिन बच्चों ने पढ़ी होगी उसी का एक एडवांस वर्जन है, क्योंकि आप देख रहे होंगे ये HTML के ही फॉर्मेट में कि स्टूडेंट टैग खुला है तो स्टूडेंट टैग बंद भी हुआ है। एरे स्टोर करते हैं मल्टीपल वैल्यूज को एक ही कॉलम में, सेम डेटा टाइप स्टोर करता है। देखो यहाँ इंटीजर्स है तो इंटीजर्स, अगर मैं नेम कर रही होती तो नेम ही आता है, जैसे राशि हो गया, आर्यन हो गया, या XYZ, सारे नेम्स ही आते हैं, यहाँ पे इंटीजर नहीं आ पाता। ठीक है, UUID स्टोर्स ग्लोबली यूनिक आइडेंटिफायर फॉर ईच रिकॉर्ड, जैसे प्रोडक्ट ID यूनिक होते हैं तो यहाँ पे यूनिक चीजें स्टोर होती है। ज्योमेट्री एंड पॉइंट यूज फॉर स्टोरिंग ज्योग्राफिकल और लोकेशन बेस्ड डेटा। फॉर API कॉन्फ़िगरेशन मैप यूनिक आइडेंटिफिकेशन यहीं पर सारे होते हैं।
तो कुछ तरीके के डेटा टाइप्स जो मैंने आपको बता दिया, आई होप क्लियर होंगे, कोई डाउट नहीं होगा। अब देखो जो एसक्यूएल कमांड्स हैं ऑलरेडी जो मैंने बताई, हमने डिटेल में नहीं पढ़ी, जो कि थी आपकी जैसे सेलेक्ट कमांड हो गई, क्रिएट कमांड हो गई, ऑल्टर कमांड हो गई, ये सब ऑलरेडी हमने यूनिट 1 में डिस्कस कर लिए, तो आप प्लीज वो वाली चीज देख लीजिएगा। मैंने बताया यूनिट 2 की अगर आप डिटेल वीडियोस देखोगे उसमें भी बहुत अच्छे से क्लियर है। यूनिट 1 की भी डिटेल वीडियोस में मैंने बहुत अच्छे से समझाएंगे, एंड इवन यूनिट 1 के वन शॉट में भी, तो ये चीज आप उधर से एक बार चेक कर लीजिएगा। अब बात आती है हमारे एसक्यूएल ऑपरेटर्स की। एसक्यूएल ऑपरेटर कुछ सिंबल्स, कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो परफॉर्म किए जाते हैं कुछ ऑपरेशंस पे, जो हेल्प करते हैं कैलकुलेशंस में, कंपैरिजंस में। तो ये कुछ हमारे ऑपरेटर्स हैं। जैसे सबसे पहला टाइप आता है उसमें अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स, ये कुछ कैलकुलेशंस के लिए किए जाते हैं। जैसे देखो एडिशन, 5 + 5 10, 5 - 5 0, 5 × 5 25, 5 को डिवाइड करोगे तो 1, बट मॉड्यूलर ऑपरेटर रिमाइंडर के लिए होता है। अब रिमाइंडर क्या आएगा? 0, क्योंकि 5 से जब 5 डिवाइड करोगे रिमाइंडर 0। तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं? कुछ हमें सिंबल्स होते हैं, कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो कुछ हम ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब इसके भी टाइप में, तो सबसे पहले हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर देखा जो कि यूज होता है मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में, जो कि हम नॉर्मली डेली लाइफ में भी करते हैं। दूसरा था कंपैरिजन ऑपरेटर, जिसमें हम कंपेयर कर रहे होते हैं, मतलब इक्वल टू, यानी कि मैंने बोला क्या ये वाली चीज और ये वाली चीज बराबर है, तो मैं इधर क्या यूज करूंगी? इक्वल टू का। फिर मैं ग्रेटर देन, मैंने बोला क्या ये वाली चीज से बड़ी है, मतलब ये वाली चीज बड़ी है किस चीज से, तो यानी कि ग्रेटर देन। फिर मैं बोलूंगी क्या ये वाली जो चीज है इस वाली चीज से छोटी है, तो यानी कि क्या हो गया? लेस देन। क्लियर? फिर वही ग्रेटर देन और इक्वल टू, क्या ये वाली जो चीज है मेरी बड़ी और बराबर है इस वाली चीज से, और फिर लेस देन में वही सेम कि ये वाली जो चीज है मेरी छोटी है इससे और बराबर है, और नॉट इक्वल टू में तो मतलब बराबर ही नहीं है। तो ये कुछ होते हैं, और ये मैं इसलिए बोल रही हूँ, आपने नॉर्मली ना हम छोटे में ही पढ़ लेते हैं। अब तो जब प्रोग्रामिंग थोड़ी बहुत तो बेसिक सभी को आती है, तो उसी में ये हम पढ़ के चलते हैं ऑपरेटर्स, है ना। नेक्स्ट आता है आपका लॉजिकल ऑपरेटर्स, विच इज यूज्ड टू कंबाइन मल्टीपल कंडीशंस इन अ सिंगल क्वेरी। मतलब एक क्वेरी में बहुत सारी कंडीशंस होती हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, हमारे एक सिंगल क्वेरी में बहुत सारी मल्टीपल कंडीशंस दे देते हैं। अब इसमें हमारे 3 आते हैं, एंड, और नॉट। एंड क्या बोलते हैं? ट्रू इफ बोथ कंडीशंस आर ट्रू, मतलब ये कंडीशन दे रखी है और ये कंडीशन दे रखी है, अगर दोनों कंडीशन सही है, अगर बीच में एंड लगा हुआ है और दोनों कंडीशन मैच होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, जब भी जाके वो ठीक होगा। अगर उसने बोल दिया एक सही और एक गलत है, नहीं, ट्रू। एंड क्या बोलते हैं? दोनों की दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। और क्या बोलते हैं? अगर एक भी कंडीशन सही है तो चलेगा, मतलब अगर ये कंडीशन सही है और ये नहीं है तो भी चलेगा, और अगर ये सही है तो ये नहीं है तो भी चलेगा। बट एंड बोलते हैं मुझे दोनों कंडीशन ट्रू चाहिए, और बोलते हैं एक चलेगा, एक है ना कंडीशन ट्रू, चलेगा। रिवर्स बोलते हैं रिजल्ट उल्टा कर दो, मतलब ट्रू है तो फॉल्स कर दो, फॉल्स है तो ट्रू कर दो। तो ये हमारा लॉजिकल ऑपरेटर है। बिटवाइज ऑपरेटर हमारे बिट्स के साथ खेलता है, ये बाइनरी लेवल पे जो हमारी बिट्स होती है उनके साथ खेलता है। बिटवाइज एंड होता है, बिटवाइज और होता है, बिटवाइज नॉट, लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। सिर्फ आप ये पढ़ लो, क्योंकि इसके अगर मैं अंदर का लॉजिक बताने बैठूंगी कि बिटवाइज एंड ये करता है, बिटवाइज और ये करता है, तो थोड़ा ये ना वाला कॉन्सेप्ट आपका थोड़ा प्रोग्रामिंग की तरफ चला जाता है, जो आई थिंक डीबीएमएस में इसका नीड नहीं है। बट हाँ, अगर आपको जानना है तो मेक श्योर मैं करूंगी कि डिटेल्ड वीडियोस आप चेकआउट कर लेना इस सब्जेक्ट की, तो वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से समझाया। बट अभी समझ लो बिटवाइज ऑपरेटर ये होता है, हम डिटेलिंग में नहीं जाएंगे। स्पेशल ऑपरेटर्स कहाँ यूज होते हैं? एडवांस फिल्टरिंग और सब क्वेरीज के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे इन, चेक करो वैल्यू मैच कर भी रही है इस लिस्ट में, नहीं, मतलब एक लिस्ट है उसमें मैं चेक करवाने को बोल रही हूँ कि 5 एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। बिटवीन, चेक करो जो ये रेंज बोली गई है उस रेंज से मैच कर भी रहा है कि नहीं, मतलब उस रेंज के बीच में आ भी रहा है कि नहीं। लाइक यूज फॉर पैटर्न मैचिंग, जो आपको पैटर्न देगा वो पैटर्न मैच कर भी रहा है कि नहीं। इज नल, चेक करो इफ वैल्यू इज नल और नॉट, वैल्यू नल तो नहीं है। नल एग्जिस्ट ट्रू इफ अ सब क्वेरी रिटर्न्स एनी रो, नल एग्जिस्ट मतलब ट्रू कर दो, अगर आपने जो भी क्वेरी पूछी है अगर उस क्वेरी का आंसर में कोई रो रिटर्न करके आई है तो ट्रू कर दो। एनी सम, ट्रू इफ कंडीशन मैचेस एटलीस्ट वन वैल्यू, एक वैल्यू से आपकी कंडीशन मैच कर रही है। ट्रू इफ कंडीशन मैचेस ऑल दी वैल्यू, सारी वैल्यू कंडीशन मैच कर दी ऑल में। यूनिक, इंश्योर करो यूनिक रोज हो आपकी। तो कुछ स्पेशल टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं जिनके नेम से ही ना उनका मीनिंग क्लियर हो रहा है, जिनके नेम से उनका मीनिंग क्लियर है। कंपाउंड ऑपरेटर्स प्लस, ये देखो ये ऐड और असाइन, मतलब आपने बोल दिया 2 तो उसने बोल दिया कि 5 = 5 + 2,
आपने पहले 2 इक्वल भी कर दिया और 5 उसमें साइन भी कर दिया, यानी कि आंसर क्या आएगा 7। ऐसे अगर हम माइनस का कर दें तो क्या आ जाएगा 5 इज इक्वल टू 5 माइनस 2 विच इज 3। ऐसे सेम फॉर मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड्यूलो ऑपरेटर सेम, सबका सेम चलेगा। मतलब पहले आप उसको असाइन करते हो फिर वैल्यू उसमें ऐड कर देते हो। क्लियर? अब बात करते हैं व्यू क्या होता है। यहाँ तक थे हमारे ऑपरेटर्स। आई होप आपका ऑपरेटर्स क्लियर हो गए होंगे। अब बात करते हैं व्यू क्या होता है। व्यू इज अ वर्चुअल टेबल इन डीबीएमएस। व्यू एक वर्चुअल टेबल है जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करती बट वर्चुअली एग्जिस्ट करती है। इट डज नॉट स्टोर डेटा इटसेल्फ, उसमें डेटा कोई स्टोर नहीं होता। इट शो डेटा फ्रॉम वन और मोर रियल टेबल्स। कोई डेटा स्टोर नहीं करती, वो सिर्फ डेटा बताती है कि इस टेबल से डेटा आपका उस टेबल तक कैसे जा रहा है। द डेटा शोन बाय व्यू कम्स फ्रॉम अ सेव्ड एसक्यूएल क्वेरी। तो ये व्यू को क्रिएट करने का तरीका होता है, आपने क्रिएट किया व्यू, व्यू का नेम आपने सेलेक्ट करे कौन सी कॉलम से और कौन सी टेबल में से, फिर कंडीशन, क्योंकि व्यू रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है। व्यू क्या कर रहा है, एक वर्चुअल टेबल है जहां पे डेटा स्टोर हो रहा है, एक टेबल से दूसरी टेबल तक बताते हैं कैसे आपका डेटा स्टोर हो रहा है। तो आपने क्या करा, व्यू को कैसे क्रिएट करते हैं, व्यू को क्रिएट किया, व्यू का नेम दिया और सेलेक्ट भी करे कौन कौन सी कॉलम किस टेबल में से और कंडीशन अप्लाई करी। जैसे एग्जांपल देखो, क्रिएट किया व्यू, व्यू का नेम क्या है डिटेल्स व्यू, एज क्या सेलेक्ट करें आपने कॉलम, नेम और एड्रेस किस टेबल में से, स्टूडेंट डिटेल्स और फिर बोल दिया कंडीशन क्या है, जहां पे स्टूडेंट डिटेल्स की आईडी 5 से कम होनी चाहिए। तो ये एग्जांपल है हाउ टू क्रिएट अ व्यू। व्यू को आप कैसे क्रिएट कर सकते हो उसका एग्जांपल। अगर व्यू को देखना है तो सेलेक्ट स्ट्रिंग ऑपरेटर फ्रॉम डिटेल्स व्यू। ये मैंने फर्स्ट यूनिट में बताया, ये होता है ऑल के लिए, मतलब ये सारा का सारा आपको डेटा रिट्रीव करके दे देगा, सारा का सारा डेटा रिट्रीव। क्लियर? अपडेट करना अगर व्यू को तो आप क्रिएट और रिप्लेस करो। अपडेटिंग के लिए क्या सेलेक्ट करने, कौन कौन सी चीज आपको अपडेट करनी, किस टेबल में से, और जो अपडेट करनी है वो यहाँ पे लिख दो। जैसे स्टूडेंट की डिटेल्स स्टूडेंट के मार्क्स से आपको अपडेट करनी, तो ये तरीका होता है आपका अपडेट का। देखो ये सिंटेक्स है, थोड़ा आपको सिंटेक्स याद करने पड़ेंगे, बिना उसके याद नहीं होगा। अब डिलीटिंग के लिए तो नॉर्मल है कमांड, क्योंकि आपने अगर एसक्यूएल कमांड्स पढ़ी है तो आपको समझ में आएगा। एडवांटेजेस क्या है, आप हाइड कर रहे हो तो सेंसिटिव डेटा को, कॉम्प्लिकेटेड क्वेरी सिंपल हो जाती है। यहाँ पे व्यू का जो स्ट्रक्चर है रिमेन सेम, अगर कोई भी टेबल में चेंज होता है बट व्यू का स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा। हेल्प्स टू इंश्योर ओनली वैलिड और फिल्टर डेटा ही शो हो। लिमिटेशंस क्या है, कुछ जो आपकी डीएमएल ऑपरेशंस होते हैं इन कॉम्प्लेक्स क्वेरी पे काम नहीं करते, जैसे कि इंसर्ट हो गया, अपडेट हो गया, डिलीट। जब भी हमने डिलीट के लिए कौन सा कमांड यूज करा है, ड्रॉप। पैरामीटर्स कांट बी यूज इनसाइड व्यूज, आप अंदर डिटेल्स और ऐड नहीं कर सकते हो। डिफॉल्ट वैल्यूज और रूल्स आप ऐड नहीं कर सकते हो व्यूज में। क्लियर? अब बात आती है कि भैया इंडेक्स क्या होता है। एन इंडेक्स इन अ डीबीएमएस इज लाइक एन इंडेक्स इन अ बुक। जैसे आपने बुक्स में इंडेक्स देखा है ना, वैसे ही डीबीएमएस में होता है। वो बताता है कि आपकी चीजें कहाँ स्टोर्ड है। इट हेल्प अस टू फाइंड अ डेटा फास्टर। हेल्प करते हैं कि आप अपने डेटा को और फास्टली रिट्रीव करा पाओ, क्योंकि वो बताते हैं कि डेटा आपका कैसे स्टोर है। इट्स अ डेटा स्ट्रक्चर यूजली B-tree और हैश दैट इंप्रूव्स डेटा रिट्रीवल स्पीड, क्योंकि डेटा रिट्रीवल स्पीड अच्छी हो जाएगी जब आपको पता चल जाएगा कि आपका डेटा कहाँ स्टोर है। Instead of scanning the whole table, the DBMS uses the index to jump directly to the required data. पूरा का पूरा टेबल आपका स्कैन नहीं होता है यहाँ पे क्या होता है, आपका DBMS यूज करता है इंडेक्स का, जिससे डायरेक्टली जो आपको डेटा चाहिए वहां पे कूद जाता है। ठीक है? कैसे काम करते हैं? When you create an index on a column, DBMS makes a separate lookup table. जब आप इंडेक्स बनाते हो किसी भी कॉलम पे तो DBMS एक आपका सेपरेट अलग से टेबल बना लेता है, जिससे आप देख सकते हो। इट इज टू द कॉलम वैल्यू एंड पॉइंटेड टू द एक्चुअल डेटा रो। यहाँ पे आपका जो स्टोर करते हैं कॉलम की वैल्यू क्या है और किस एक्चुअली डेटा को आप पॉइंट आउट करो, किस कॉलम के नेम को आप पॉइंट आउट करो। तो सर्च पे क्या होता है, डीबीएमएस उसको लुकअप करते हैं टू फाइंड द रिजल्ट। जैसे आपने देखा होगा गूगल सर्च, हम मैनुअली उसमें एंटर नहीं करते, वो ऑटोमेटिकली फाइंड आउट कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उसने कलेक्ट टेबल बना दी है, अब वो उधर डेटा को क्या कर रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है। क्लियर? अब सेम वही है, इंडेक्स को आप कैसे क्रिएट करते हो, क्रिएट इंडेक्स, इंडेक्स नेम, किस टेबल के और किस कॉलम्स के। एग्जांपल है, आपने इंडेक्स क्रिएट किया है, स्टूडेंट उसका नेम रखा है, स्टूडेंट की टेबल और कौन सा कॉलम है, नेम। डिलीट के लिए सेम ड्रॉप वाली कमांड। एडवांटेजेस क्या है, फास्टर सर्च, आप ज्यादा चीजें सर्च कर पाते हो, आपका टाइम बच जाता है, इंप्रूव होती है परफॉर्मेंस। ऑर्डर बाय ग्रुप बाय, याद होगा ग्रुप बाय क्या करता है, बहुत सारे जो चीजें होती है उनको एक साथ ग्रुप कर देता है
ऑर्डर बाय क्या करता है, अरेंज कर देता है, या तो असेंडिंग में अरेंज करेगा या फिर डिसेंडिंग में अरेंज करता है। मेक्स वेयर क्लॉज क्वेरीज फास्टर, वेयर से आपकी क्वेरीज बहुत ज्यादा आसानी से रिट्रीव कर सकते हैं क्योंकि ये कंडीशन अप्लाई कर देता है। फास्टर टेबल ज्वाइन यूजिंग इंडेक्स कॉलम, अब आपकी जो टेबल आपस में कैसे ज्वाइन होती है, अगर इंडेक्स कॉलम्स है उसमें तो और जल्दी आप ज्वाइन कर सकते हो। बट इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि आपकी इंसर्ट, अपडेट और डिलीट बहुत ज्यादा टाइम ले लेते हैं। इंडेक्स यूज करते हैं एडिशनल स्पेस, एडिशनल मेमोरी, एडिशनल स्पेस यूज कर लेता है। टू मैनी इंडेक्स रिड्यूस कर देते ओवरऑल परफॉर्मेंस। मैंने बताया ना, अगर कोई भी ज्यादा इंडेक्स हो या कोई भी ज्यादा आप क्वेरीज उसमें यूज कर रहे हो तो उसकी परफॉर्मेंस क्या होती है, ओवरऑल गिरती ही है। अब इसके भी टाइप्स होते हैं। प्राइमरी इंडेक्स ऑटोमेटिकली आपकी प्राइमरी की क्रिएट कर देती है जिससे यूनिकनेस रहे और फास्ट एक्सेस कर सको। यूनिक इंडेक्स मेक श्योर करना सारे के सारे कॉलम वैल्यूज आपकी यूनिक रहे, जैसे ईमेल आईडी, रोल नंबर है। क्लस्टर्ड इंडेक्स रीअरेंज द फिजिकल ऑर्डर ऑफ डेटा इन द टेबल ओनली एज पर द टेबल, स्पीड अप रेंज क्वेरीज। आपका डेटा पूरे के पूरे अरेंज कर देना, मतलब सबसे छोटा डेटा ये है, फिर ये डेटा, फिर ये डेटा। इससे क्या होता है, रिट्रीवल जल्दी हो जाता है। नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स क्रिएट अ सेपरेट स्ट्रक्चर, अलग स्ट्रक्चर बनाता है, बट हाँ जो डेटा है वो आपका अनचेंज रहता है, डेटा आपका चेंज नहीं होता। हम इसमें कॉमनली यूज करते हैं नॉन प्राइमरी कॉलम्स के लिए, मतलब नॉन प्राइमरी क्या हो गए, जो आपकी प्राइमरी की नहीं है। क्लियर। कंपोजिट इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्स ऑन मल्टीपल कॉलम्स टुगेदर, एक साथ बहुत सारे कॉलम्स पे अगर आप इंडेक्स यूज कर रहे हो। बिटमैप यूजेस बिट्स, बेस्ट फॉर लो यूनिक वैल्यूज। फंक्शन बेस्ड आपकी किसी फंक्शन और एक्सप्रेशन पे लगाए गए, जैसे लोअर, अब उसके अंदर आप डिटेलिंग लिख रहे हो। अब देखो ये ना, इसलिए थोड़ा आप इससे अच्छे से डिटेलिंग में नहीं समझ पाओगे क्योंकि बिटमैप क्या है, फंक्शन क्या है, इंडेक्स क्या है, व्यू क्या है, ये सब कुछ डेटा स्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं जो कि प्रोग्रामिंग का पोर्शन है। बस अब अभी थ्योरी समझो। क्लियर। अब सब क्वेरी क्या होती है, क्वेरी हमने पढ़ा था, क्वेरी के अंदर क्वेरी क्या हो जाएगी, सब क्वेरी। A subquery is a query inside another query। मैंने बताया ना, ये तो क्वेरी है, इसके अंदर की चीज क्या हो जाएगी आपकी, सब क्वेरी। क्लियर। इट हेल्प अस टू परफॉर्म एडवांस्ड फिल्टरिंग, जब आप करते हो एग्रीगेशन करते हो, फर्स्ट यूनिट में पढ़ा है, और डेटा को प्रोसेस करते हो। जो इनर क्वेरी है वो सबसे पहले रन करेगी, उसके बाद बाहर की क्वेरी रन करती है, क्योंकि अंदर की चीज सबसे पहले, बाहर की चीज उसके बाद। कॉमनली यहाँ पे क्या यूज होते हैं, वेयर हो गया, हैविंग हो गया, फॉर्म क्लॉसेस हो गया। सब क्वेरीज हम क्यों यूज करते हैं, टू फिल्टर डेटा यूजिंग रिजल्ट्स फ्रॉम अनदर क्वेरी, अपने डेटा को फिल्टर आउट करने के लिए। परफॉर्म करने एग्रीगेशन फंक्शन जो सम काउंट एवरेज होते हैं। अपडेट करना और डिलीट करना डेटा को। अब अगर हम जर्नल सिंटेक्स देखें तो आपके जर्नल सिंटेक्स है, सेलेक्ट करो कॉलम नेम, किस टेबल में से कर रहे हो, कौन से कॉलम पे आप ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हो। ठीक है। अब कुछ की फीचर्स होते हैं, जैसे नेस्टेड एग्जीक्यूशन। इनर क्वेरी देख रहे हो आप, फर्स्ट क्वेरी आपकी ये है और अंदर की दूसरी क्वेरी आपकी ये है, तो सबसे पहले जो रन करेगी ना वो ये वाली क्वेरी करेगी, फिर उसके बाद ये वाली क्वेरी करेगी। सब क्वेरी हमेशा देख रहे हो ये इस कॉलम से डिफाइन होती है, जो मैंने देखा ना ये, तो ये क्या डिफाइन कर रही है, यहां से हमारी सब क्वेरी स्टार्ट हो गई है, वो ये चीज डिफाइन कर रही है। हम यहाँ पे ऑपरेटर्स भी यूज कर सकते हैं, कैन रिटर्न वन और मेनी वैल्यूज, बहुत सारी वैल्यूज भी रिटर्न कर सकता है। अब वेयर आपको पता है कहाँ सब क्वेरीज यूज होता है, जहां पे आपको फिल्टर आउट करनी होती है रिजल्ट्स। फ्रॉम ट्रीट करना टेम्परेरी डिराइव टेबल, कहाँ से निकली है, कौन से टेबल की बात हो रही है। हैविंग कंडीशन, जब आप अप्लाई करते हो ग्रुप डेटा पर। अब इसके भी कुछ टाइप्स होते हैं सब क्वेरीज के, कि इसके आगे तो आई थिंक है, हाँ कुछ सब क्वेरीज के हमारे टाइप है। एक तो होता है सिंगल रो सब क्वेरी, मतलब एक ही वैल्यू रिटर्न करेगी। मल्टी रो, ये तो एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। मल्टी रो मतलब मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न करेंगे। को रिलेटेड सब क्वेरी डिपेंड करेगा बाहर वाली क्वेरी पे, अगर बाहर वाली क्वेरी ज्यादा टाइम रन करेगी तो उतनी बार ही रिजल्ट आएगा, क्योंकि अंदर की क्वेरी सबसे पहले रन करती है, फिर उसके बाद बाहर की क्वेरी रन करती है। अगर बाहर की क्वेरी ज्यादा टाइम रन कर रही है तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। नॉन कोरिलेटेड सब क्वेरी रन इंडिपेंडेंटली, रिजल्ट यूज बाय आउटर क्वेरी, अपने आप इंडिपेंडेंट रन करती है, बट जो रिजल्ट आता है वो हमारी आउटर क्वेरी उसको यूज करती है। एडवांटेजेस क्या होते हैं सब क्वेरीज के, कॉम्प्लेक्स क्वेरी आप इजी समझ पाते हो आसानी से, स्टेप बाय स्टेप डेटा प्रोसेस्ड होता है, आप इसमें सेलेक्ट, अपडेट, डिलीट, इंसर्ट कमांड बार बार यूज कर सकते हो। इंप्रूव करते हैं रीडेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी। लिमिटेशंस क्या, अगर जॉइंस यूज हो जाएंगे तो ज्यादा ऑप्टिमाइज नहीं हो पाएगा, थोड़ी सी परफॉर्मेंस स्लो डाउन हो जाती है। सम डेटाबेस हैव रेस्ट्रिक्शंस ऑन यूजिंग सब क्वेरीज इन सर्टेन प्लेसेस, कुछ डेटाबेसेस हमारी सब क्वेरीज को यूज करने के मना करते हैं क्योंकि शायद उनमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती है। क्लियर।
अब आते हैं SQL के एग्रीगेट फंक्शंस. Aggregate functions perform calculations on a group of rows and return a single summarized value. ग्रुप ऑफ रोज पे काम करते हो बट हमें एक वैल्यू रिटर्न करके देता है. ठीक है, जैसे वर्क्स करते हैं मल्टीपल रोज पे पर रिटर्न करेगा रिजल्ट एक ही. इग्नोर कर देता है नल वैल्यूज को, बट हाँ अगर काउंट में नल है तो वो इग्नोर नहीं करता. ठीक है, अब जैसे यूज होता है कॉमनली ग्रुप बाय हैविंग और ऑर्डर बाय के साथ. कुछ एसक्यूएल एग्रीगेट फंक्शन है जैसे काउंट, जहां काउंट आ जाए समझो काउंट कर रहा है नंबर ऑफ रोज को या नॉन नल वैल्यूज को, जैसे सेलेक्ट काउंट फ्रॉम स्टूडेंट. सम ऐड कर रहे हैं न्यूमेरिक वैल्यूज को लाइक दिस. एवरेज निकाल रहे हैं, मिनिमम छोटी वैल्यू मैक्सिमम बड़ी वैल्यू. तो ये सिर्फ क्वेरीज हैं, पूछ लिया जाता है कि भैया एग्रीगेट फंक्शंस क्या होते हैं और कौन कौन से एग्रीगेट फंक्शंस है. ये बहुत कॉमन एग्रीगेट फंक्शंस है. क्लियर? जैसे एग्जांपल है आपका कि आपको एवरेज एम्प्लॉय सैलरी निकालनी है एम्प्लॉयज की, तो सेलेक्ट करो एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय. आपने एवरेज सैलरी यहाँ पे क्या यूज कर लिया, यहाँ पे आपने यूज कर लिया एग्रीगेट फंक्शन. आपको अलग से बनाना नहीं पड़ा, आपने जस्ट डायरेक्टली यूज कर लिया. देखो यूजफुल होता है एनालिटिक्स इनसाइट्स के लिए. मैनुअल कैलकुलेशंस नहीं करनी पड़ती, ऑटोमेटिकली चीजें आपको इनबिल्ट मिल जाती हैं. और रिपोर्ट जनरेशन, डेटा समराइज की, डेटा पूरा कैसे कहाँ हुआ है उसको समराइज करने में बहुत हेल्प करता है. आई होप क्लियर हो गया होगा. देखो ये जस्ट रिवीजन था तो जस्ट इसको अच्छे से करा, बट हाँ अगर डिटेल में चाहिए तो मैं यही बोलूंगी कि प्लीज जो माई डिटेल्ड वीडियोज हैं जहाँ मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है, एक बार आप चेक इट आउट कर लीजिएगा. तो यस, दिस इज ऑल फॉर टुडे. अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि अभी जाइए गूगल प्ले पे हमारी यूनिक सीरीज सिविल मंत्रा ऐप को डाउनलोड कीजिए. वहां पे जो भी आपको फेवरेट कोर्स पढ़ना है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलरली DBMS, जो भी कोर्स पढ़ना है आप सिर्फ और सिर्फ एग्जाम 200 वाला कूपन लगाओ और हर एक कोर्सेज पे आपको 200 ऑफ मिलेगा. जी हाँ, हर एक कोर्सेज पे आपको 200 ऑफ मिलेगा. तो भाई वेट किस चीज का करो, जल्दी जाइए और चीज अप्लाई कीजिए. तो यस, दिस इज ऑल फॉर टुडे. आई होप यू लव्ड यूनिट 2 वन शॉट. एंड अगर कोई भी चीज समझ में नहीं आई हो तो प्लीज ड्रॉप इट इन द कमेंट सेक्शन. आई विल श्योरली ट्राई कि वो चीज मैं आपकी रिजॉल्व कर पाऊँ. मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम यूनिट 3 के वन शॉट के बारे में बात करेंगे. आई होप आप भी उतनी ही एक्साइटेड होंगे जितनी मैं एक्साइटेड हूँ. प्लीज कमेंट्स में अपना एक्साइटमेंट लेवल मुझे बताना क्या चीज आपको अच्छी लगती है. अगर कुछ और इंप्रूवमेंट की नीड हो तो प्लीज मेक इट श्योर कि आप ड्रॉप करो, सो दैट इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल ट्राई कि वो चीज हम कवर अप कर पाए. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग.